इमेजिन करो एक दिन आप एक बस में बैठकर नॉर्मल लोगों की तरह ही स्कूल के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक ट्रेन आती है और आपकी बस को उड़ा देती है। जिसके बाद हरुटो के साथ में भी सेम हुआ होता है और वह अपने पास्ट के चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है जिससे उसने वादा किया था कि हमेशा ही वो उसका साथ देने वाला है। लेकिन जब अपनी आंखें खोलकर देखता है तो एक रुइंड वाली जगह पर होता है जहाँ पर गॉडेस उसको बहुत सारी पावरफुल पावर्स देती हैं जिसके साथ में बड़े बड़े पावरफुल लोगों को भी खत्म कर सकता है। और अब उसका नाम हरुटो नहीं बल्कि रियो होता है और वह अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, अपने फ्रेंड के बारे में ही, जिस वजह से उसके हेड अच हो रहा होता है। वहाँ पर कुछ लोग कुछ सामान लेकर आए होते हैं और उसको वहाँ से दफा होने के लिए कहते हैं कि उसके अंदर से एक मरे हुए जानवर की तरह बदबू आ रही है, वहाँ से दफा हो जाए। वहाँ से वह निकल जाता है, कुछ बेरीज को इकट्ठा करने लगता है। वह सोचने लगता है हरूर नाम के बंदे के बारे में, आखिर ये बंदा कौन था जो उसके दिमाग की मेमोरी जा रही है। लेकिन अभी वह हरूर नहीं बल्कि रियो है जिसका केवल एक ही काम है, अपनी मदर जिसको खत्म कर दिया गया था उसका बदला लेना है। कुछ क्लॉथ्स पहनकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर कुछ गर्ल्स आती हैं और उसे पूछती हैं, हे अगली बॉय, अगर तुम यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन वहाँ पर सेली नाम की एक गर्ल आती है और उससे प्यार से पूछती है, हे बच्चे, क्या तुमने मेरी एक फ्रेंड फ्लोरा को देखा है? तो वह कहता नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो अपने मैजिक को यूज करती है उसको कि झूठ तो नहीं बोल रहा है चेक करने के लिए। लेकिन पता चलता है कि नहीं, वह सच बोल रहा है। लेकिन आसपास में उसकी इतना ज़्यादा माना दिख रहा होता है कि सेलिया उसको कुछ सिल्वर कॉइन्स दे देती है और कहती है, ये लो ठीक है, तुम्हारी इनाम है सच बोलने के लिए और हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वह पैसों को लेकर वापस चला जाता है उसी रूम के अंदर, जहाँ पर जब पहुंचता है तो एक असैसिन उस पर असैसिनेट करने की ट्राई करता है, लेकिन जिससे वह पीछे तरफ गिरता है और उसकी जो पाउच होता है पैसों को उससे बच चुका होता है। लेकिन देखता है तो आसपास में सब लोग मर चुके होते हैं। लेकिन जब वह बंदा दोबारा से अटैक करने को होता है उससे पहले ही वह गॉडेस आती हैं और कहते हैं किस तरह से अपनी पावर को यूज कर सकता है जिसके अंदर इतनी सारी पावर्स भरी हुई हैं। वह सेम करता है, अपनी पावर से अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है और एसेसिन के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे वह अटैक करता है तो उसके हाथ को ट्विस्ट करके उसके हाथ को ही तोड़ देता है। जिसके बाद वह बंदा देखता है कि एक बच्चे से वह हार गया, दोबारा अटैक करने को जाता है, लेकिन वो उसको दोबारा से पकड़कर वहीं पर उसको ढेर कर देता है। अचानक से उसे एक किसी की बच्ची की आवाज़ आती है तो एक बोरे के अंदर देखता है जहाँ पर फ्लोरा नाम की भाई गर्ल जो फ्रेंड होती है उसकी वह होती है। वह उसे कहती है हेल्प के लिए, लेकिन आसपास में देखती है तो सारे लोग भी मर चुके होते हैं, इसीलिए वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है। वो उसको कैरी करके बाहर तरफ ले जाने लगता है, लेकिन तभी एक गर्ल उसको देख लेती है। रियो को अपनी सिस्टर को कैरी करती है, इसलिए क्रिस्टियन नाम की वह गर्ल आकर उसे स्लैप मारती है और कहती है उसकी हिम्मत कैसी इस तरह से किडनैप करने की और उससे झूठ बोलने की। लेकिन वो उसकी एक्सप्रेशन को तो सुनती भी नहीं है। लेकिन बेंसा नाम की एक और लेडी होती है जो कि उस पर स्वाड भी पॉइंट कर देती है। वहाँ पर नाइट्स आते हैं जो कि अंदर असैसिन को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक मिस्टीरियस बंदा उसको कुछ बोलने से पहले ही खत्म कर देता है। नेट दिखाया था रियो को एक जगह बंद कर लिया गया होता है जिसके अंदर उसको टॉर्च करना स्टार्ट किया गया होता है। चार्ल्स नाम का बंदा उसे टॉर्च कर रहा होता है, उससे ये कहलवाना चाहता है कि उसने इस किडनैपिंग के पीछे था जिससे कि अपनी नाकामयाबी को छुपा सके और कह सके कि उसने किडनैपर को पकड़ लिया है। लेकिन रियो उसके किसी भी क्वेश्चन को हाँ में जवाब नहीं देता है। लेकिन नेक्स्ट दिखाया जाता है फिलोरा, जिसको अभी होश आया होता है तो उसके पास जो लेडी होती है बेन से पूछती है आखिर उसको क्या हुआ, वह ठीक है? तो बताती है रियो वह बंदा था मुझे रेस्क्यू करके ला रहा था, ना कि वह किडनैपर। आखिर वो बंदा है कहाँ, मुझे मेरे सामने चाहिए अभी के अभी। इधर दिखाता है रियो की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी होती है टॉर्चर होने की वजह से कि वह कोलैप्स होने वाला होता है। लेकिन वहाँ पर एक बंदा आकर बताता है कि सेलिया उससे मिलना चाहती है, जहाँ पर कि दो लोग पहुँचते हैं और कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, उस बच्चे को तुम इस तरह से टॉर्चर कैसे कर सकते हो? और अब भाई एक इनोसेंट है, उसने तो प्रिंसेस को रेस्क्यू किया था। इस बात के लिए भाई मान देता है, उसको जाने देता है, लेकिन पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका होता है, उसकी सारी बोन्स क्रश हो चुकी होती हैं। लेकिन सेलिया उसको तुरंत ही हील करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट जब उसको होश आया होता है तो सेलिया के सामने भी जागा होता है। वो उससे कहती है थैंक यू सो मच जो तुमने हमारे प्रिंस को बचाया, लेकिन इस तरह से तुम्हारे ऊपर ही इतना सब कुछ हो गया, माफ करना। लेकिन अभी किंग तुमसे मिलना चाहते हैं। किंग के पास में जब वह जाता है जहाँ पर किंग उसे थैंक्स कहते हैं उसकी डॉटर को बचाने के लिए, और आखिर वह क्या इनाम चाहता है उससे पूछती हैं। जो भी चाहे वह मांग सकता है। लेकिन नेक्स्ट इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं जिससे कि पैलेस में ही रहता है और कुछ दिन बाद आखिरकार वह भी प्रिपेयर हो चुका होता है जिससे कि स्कूल में जा सके उसकी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ने के लिए। लेकिन जहाँ पर एक बंदा होता है जो कि उसका मजाक बना रहा होता है बिकॉज वह एक रॉयल फैमिली से होता है और वह अभी पढ़ना क्या लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानता है, इसी जैसे और उसका मजाक बनाया जा रहा होता है। लेकिन रियो इस चीज़ के लिए हार नहीं मानता है और अपने टीचर के पास में जाता है जिससे कि वो उससे कुछ प्राइवेट ट्यूटरिंग ले सके। समझ रहे हो ना मैं किस ट्यूटरिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट वो उसको पढ़ाना स्टार्ट करती है। मैथमेटिक्स में तो काफ़ी अच्छा है, हाँ वैसे भी एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका है तो ये सब तो आसान ही होंगे। लेकिन वह पूछती है क्या कोई तुम्हें दिक्कत मालूम पड़ रही है? तो वह कहता है नहीं, बस मुझे एक कफ टी चाहिए। यहाँ की थोड़ी लैंग्वेज अलग है इसी वजह से उसको ये सब पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है, बाकी सब कुछ दिक्कत नहीं है। वह भी कहती है ठीक है। इस तरह से दिन बीतते जाते हैं और वह भी अपनी अब फिजिकल ट्रेनिंग भी कर रहा होता है जहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होता है उसकी स्वॉर्डमैनशिप को देखकर कहते हैं ठीक है तो मेरे ऊपर अटैक करो, मेरे साथ में एक बार स्पेयर करो।
तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है, जो कि उसने डोजो में भी सीखी थी अपनी पास्ट लाइफ में। वैसे ही बार बार अटैक कर रहा होता है और जो इंस्ट्रक्टर के साथ में काफ़ी सारे अटैक भी कर रहा होता है। भाई जो रॉयल फैमिली का एक बंदा होता है प्रिंस, उसको मजाक उड़ा रहा होता है किस तरह से वह स्वॉर्ड को यूज कर रहा है इस चीज़ के लिए, बिकॉज इसकी फाइटिंग स्टाइल थोड़ी अलग होती है। लेकिन इंस्ट्रक्टर होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड होते हैं और कहते हैं क्या तुम एक नाइट बनना चाहोगे, लेकिन वह इकलौता होता है पूरी क्लास के अंदर जो कि नाइट नहीं बनना चाहता है। इस तरह से और भी काफ़ी सारे मंथ होते हैं, बीतते जा रहे होते हैं और वह अपनी स्टडी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है, जिससे कि वह और सभी लोगों उन सभी को पकड़ सके स्टडी में। लेकिन एक दिन वह भी आ जाता है कि वो उन सभी लोगों को सरपास भी कर चुका होता है, कुछ महीने के अंदर ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका होता है। लेकिन अभी भी अपनी पास्ट के हरुटो की लाइफ की जो लाइफ होती है उसके बारे में सोच रहा होता है, उसके एक चाइल्डहुड फ्रेंड मिया चैन के बारे में सोच रहा होता है। उसके पेरेंट्स के डाइवोर्स की वजह से उसको अपना विलेज छोड़कर आना पड़ा था, जिससे कि वह गर्ल डिसअपियर हो गई। लेकिन एक बार हाई स्कूल में जरूर से मिली थी, लेकिन उसके बाद से वह गर्ल तो डिसअपियर हो गई थी, इसलिए उसके बारे में बहुत मिस कर रहा होता है। लेकिन सोचता अभी वह हरुटो नहीं बल्कि रियो है, अभी उसको यही लाइफ जीनी है और इसे कोई अपना लेना चाहिए। नेक्स्ट उनके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है, सब लोग वेट कर रहे होते हैं। एग्जाम के रिजल्ट को देखने वाला पता चलता है कि वही और फैन बॉय रियो जो कि प्रिंसेस के बराबर खड़ा होता है परफेक्ट स्कोर लाने की वजह से। इस वजह से प्रिंस होता है वह काफ़ी गुस्से में होता है और उस पर चीटिंग का आरोप लगा रहा होता है कि इस तरह से प्रिंसेस के इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिखा सकता है। लेकिन इस बात पर प्रिंसेस को डिफेंस करती हैं और सीलिया भी सेम कहती है, हाँ तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या उसने चीटिंग की इस चीज़ के लिए। लेकिन वहाँ से वह चला जाता है। नेक्स्ट रियो जब आया होता है सीलिया के पास में तो उससे पूछती है, इस तरह से मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि तुमको काफ़ी सारे लोग इस तरह से बुली करते हैं। तो वह कहता है कि आपके साथ में ये हो चुका है। तो वह कहती है हाँ लेकिन मेरे साथ में काफ़ी सारी फ्रेंड्स थे। तो वह कहता है मुझे भी इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास में भी सीलिया जैसी एक फ्रेंड है। लेकिन इस चीज़ से वह ब्लश करने लगती है और कहती है क्या सच में तुम एक फ्रेंड मानने हो। वह कहता है ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें नहीं लगता है। इस वजह से उनकी रिलेशनशिप भी काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होती भी जा रही होती है फ्रेंड के तौर पर। वह कहती है ऑफ कोर्स यदि तुम्हें कोई बुली करता है या फिर तुम रोती हुई आते हो तो मैं तुमको हक करके कंफर्ट दिलाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। वह भी कहता हाँ ठीक है बिल्कुल ही, तुम वैसे भी ज़्यादा ही फिट बैठोगी मेरे लिए। नेक्स्ट इस तरह से काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं, अभी ट्रेनिंग के टाइम होता है जहाँ पर सब लोग खड़े होते हैं। तो टीचर बताती है कि रियो हमारी अकेडमी को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्वॉर्डमैनशिप के तौर पर। लेकिन वह ब्राट होता है, वह कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, वह काफ़ी ज़्यादा वीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये सब नहीं। लेकिन इंस्ट्रक्टर उसके लिए मना करते हैं। इस तरह से 5 ईयर्स पहले बीत चुके होते हैं, इसीलिए उसकी लंबाई भी अब सीलिया से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और वह कहती है तुम्हारी हाइट तो मुझसे भी ज़्यादा हो चुकी है। तो वह कहता हाँ लेकिन तुम उतनी की उतनी रुकी पड़ी हो, लिटिल। ये बात नहीं करते। Emotional damn। और वह कहती है आखिर उसका प्लान क्या है, नेक्स्ट में क्या करना चाहता है जब वह इस तरह से ग्रेजुएट हो जाएगा उसके बाद। तो बताता है कि वह इस कंट्री को छोड़कर जाना चाहता है, जस्ट मेरी लाइफ यहाँ पर बिल्कुल ही फिट नहीं है। वह कहती है आखिर ऐसा क्यों। वह काफ़ी सैड होती है बिकॉज वह काफ़ी हेल्प करता है, उसका हर तरह की किसी भी हार्ड काम में उसको चेयरअप करता है, उसके क्लीन वगैरह भी हेल्प करता है, हर चीज़ से हेल्प करता है। वह काफ़ी सैड होती है, लेकिन पूछती है आखिर वह किस तरह या फिर कहाँ पर जाना पसंद करेगा। लेकिन रियो कहता है कि मुझे पता है कि सब काफ़ी सैड है, लेकिन फिर भी अब आपको भी अपनी मैरिज के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज आपकी मैरिज जल्द होने वाली है। तो मैं भी यहीं से निकल ही जाऊंगा अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए या फिर थोड़ा बहुत एडवेंचर करने के लिए। वह पूछती है आखिर वह किस तरह से या किस कंट्री में जाना पसंद करेगा यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद। तो वह कहता है अपने मदर के होमलैंड जाना पसंद करेगा, जो कि काफ़ी सैड वाली स्टोरी टाइप लग रही होती है। तो वह भी सैड हो जाती है ये बात सुनने के बाद कि आखिर वह क्या चीज़ से गुजर चुका है। नेक्स्ट दिखाया था कंपटीशन का टाइम होता है, यहाँ पर पहले स्टूडेंट बुलाया जाता है कि रियो होता है। लेकिन भाई ब्लॉन्डी कहता है तुम्हें जाते हो रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन बेइज्जती मत करा देना हमारी क्लास की, हमारे अकेडमी की, इसीलिए तुम्हें ठीक से फाइट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट वहाँ से चला जाता है, इसके सामने जो ब्लॉन्डी हेयर वाला बंदा आया होता है वह कोई और नहीं चार्ल्स होता है, जिसने कि 5 साल पहले उसको टॉर्चर किया होता है। और उस इंसिडेंट की वजह से भी उसकी जो पोजीशन थी उसको डिमोशन भी कर दिया गया होता है। इसलिए वह गुस्से में आकर रियो पे डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन रियो उसको कामली ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन जितने ज़्यादा गुस्से में वह अपनी डायरेक्ट रफली अटैक करना स्टार्ट कर चुका होता है, केवल अटैक पर ध्यान दे रहा होता है, आसानी से ही रियो होता है उसको हरा देता है। उसके गले पर एक स्वॉर्ड को पॉइंट करके वह हार जाता है। लेकिन वह रेफरी से कहता है कि अभी ज़्यादा सीरियस होकर फाइट नहीं कर रहा था, इसलिए दोबारा फाइट करना चाहता है, एक और चांस चाहता है। लेकिन रेफरी उससे कहता है अभी कभी यहाँ से दफ़ा हो जाए, एक नाइट के तौर पर तुम अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन नाइट में वह एक बंदे के साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर पूछता आखिर कौन था बंदा जिसने कि तुम्हें तुम्हारे सारे प्राइड को डिस्ट्रॉय कर दिया और अकेला वह विन कर चुका है। इस बारे में बताने लगता है कि 5 साल पहले वाला वही बंदा है जिसने कि प्रिंसेस को रेस्क्यू किया था, और इस वजह से बंदा होता है वह भी उसके बारे में काफ़ी क्यूरियस होता है उस इंसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट दिखाया जाता है सीले जो कि उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने जा रही होती हैं उसकी विनिंग के लिए। लेकिन वह देखती है एक गर्ल होती है उसको आकर प्रपोज करती है लव के लिए। लेकिन ये देखकर वह शॉक्ड जाती है आखिर वह उसके बारे में क्या सोचती है और उसकी फीलिंग्स हैं जो रियो के लिए वह किस तरह की हैं।
नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी होती है जहाँ पर कि वो लाइट मैजिक के बारे में सिखा रही होती हैं। लेकिन इस बात पर भाई ब्लॉन्ड हेयर वाला बॉय कहता है कि हम लोग लाइट मैजिक सीख रहे हैं बिकॉज रियो को कोई मैजिक कास्ट करना नहीं आता, इस वजह से हमको यही सिखाया जा रहा है बार बार। लेकिन जब सभी लोग ट्राई कर रहे होते हैं मैजिक के बारे में तो इसीलिए दिखाती है आखिर इस मैजिक को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। एक बार में बहुत सारी मैजिकल बॉल्स को लाइट बॉल को कंट्रोल कर चुकी होती है। लेकिन जब वो सब लोग जा रहे होते हैं तो एक बंदा उसको रोकता है रियो को और कहता है इस तरह से वह गर्ल्स को सीड्यूस करना बंद कर दे। वे इस तरह से गर्ल्स को सीड्यूस करता फिरता है। लेकिन सीलिए कहती है आखिर ये सब तुम्हारे कहने का मतलब क्या, तुम क्या कह रहे हो। तो वह कहता है ऑफ कोर्स आपको भी तो टीचर सीड्यूस करने की ट्राई करता है। लेकिन वह तुरंत ही डिनाई करती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वह फिर भी कहता है कि हमारी फैमिली वाले लोग हैं, वे इस तरह से शांत नहीं रहेंगे तुम इस तरह से करते रहे तो। लेकिन फ्लोरा प्रिंसेस सोच रही होती कि शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा है, उसने उसको 5 साल पहले बचाया था और अब इतने सब कुछ सह रहा है, मैं किस तरह से उसके सब के लिए इस दुख के लिए पे आउट कर सकती हूँ। लेकिन नेक्स्ट इस तरह से कुछ वीक्स बीत चुकी होती हैं और सभी लोग एक ट्रिप पर जाने वाले होते हैं जहाँ पर कि भाई ब्लोंडी हेयर प्रिंस होता है। वह कहता है कि मेरे पास एक पहले से सीक्रेटली मैप मिल चुका है और हम लोग जाने वाले हैं। और वे लोग तय करते हैं कि हम लोग मैजिक यूज करना जानते हैं लेकिन रियो नहीं करना जानता है, इसीलिए वह सारे लोगों का जो बैग्स वगैरह है उन सभी को कैरी करके ले जाएगा। फ्लोरा कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, लेकिन वह मना कर देता है। वह काफ़ी अधिक सैड होती है कि इस तरह से वह कितना कुछ झेलना पड़ रहा है उसको, सभी लोग से बुली भी होता है। नेक्स्ट कुछ गोलविंस का सामना होता है तो उसको आसानी से वे लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वे लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर रियो इकलौता है जिसने कि अब तक कुछ भी नहीं किया है। लेकिन रियो ही इकलौता होता है जिसने कि एक मिस्ट्रीज बंदा उन सब पर नजर रख रहा होता है, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर ली होती है। इस तरह से सामने तरफ जा रहे होते हैं तो उनके सामने क्लिफ आ गई होती है यहाँ पर काफ़ी सारे और खाकर अटैक करने लगे होते हैं कि गोलविन से थोड़े स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। लेकिन जब अटैक कर रहे होते तो एक स्टूडेंट होता है इंजर्ड हो जाता है और दूसरी तरफ जाने लगता है और लेकिन वह उसको धक्का दे देता है पीछे तरफ और जिसकी वजह से वह धक्का लगता है फ्लोरा को और वह नीचे तरफ गिरने लगी होती है। लेकिन ये सब जब रियो देखता है तो तुरंत स्पीड से जंप कर देता है और वह उसको अपने पावर के साथ में फुल स्पीड से ऊपर फेंक देता है और नीचे खुद खाई में गिर जाता है। लेकिन वो सारे और को होते हैं उन सभी के ऊपर सारे स्टूडेंट्स एक बार में मिलकर अटैक करते हैं और मैजिक अटैक से उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन रियो जो क्लिप से नीचे पहुंच चुका होता है वह सोच रहा होता है अभी तो वह सेफ है, लेकिन क्या उन सभी लोगों के साथ में रियो नॉट हो पाएगा दोबारा। लेकिन सोच रहा होता है कि जब वह नीचे गिर रहा था तो उसने सीक्रेट स्किल्स का यूज किया जो उसे गोडेस से मिली थी और वह बिना किसी स्क्रैच के नीचे आ चुका था। इधर दिखाया जाता ऊपर साइड एक स्टूडेंट ब्लेम कर रही होती ब्रेड के लिए कि उसने उसको धक्का दिया था, इस वजह से फ्लोरा नीचे गिर गई। लेकिन वह कहता है सब ब्लेम रियो पर डालने के लिए, रियो ने उसको धक्का दिया था इस वजह से वह गिर गया और वह सब ब्लेम ही रियो के ऊपर डाल देता है। लेकिन फ्लोरा फिर भी उसको डिफेंड करने की ट्राई कर रही होती है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब उसकी गलती है। लेकिन उन सब की वहाँ से जाने से पहले अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा बीस्ट मॉन्स्टर आ जाता है जिसको अटैक करने के लिए एक बार पावर से अटैक करते हैं, लेकिन उस पावरफुल अटैक को भी वह आसानी से खत्म कर देता है। जितने अटैक्स होते हैं उनको वह डॉज कर रहा होता है, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट डायरेक्ट अटैक करने को जा रहे होते हैं उनको वह ढेर करता जा रहा होता है। इसलिए सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आपस में फैल जाते हैं। लेकिन जहाँ पर फ्लोरा बची होती है कि घायल स्टूडेंट्स को बस हील कर रही होती है, लेकिन वह मॉन्स्टर उसको देख लेता है और उसको खत्म करने जा रहा होता है। वह डर जाती है। अचानक से वहाँ पर रियो आ जाता है जो कि सब देख रहा होता है और वह अटैक कर देता है जिसके साथ में उसके हाथ को कट कर देता है। लेकिन जब वह स्पीड से अटैक करता है तो उसे डॉज करके वह उसके पैर पर अटैक करता है, लेकिन वह जंप करके हवा में पहुंच जाता है। एक पावरफुल अटैक करता है जिससे कि वह डॉज कर लेता है। जब भी अटैक कर रहा होता है डॉज कर रहा होता है, अपनी पावरफुल स्किल के साथ में उसको ब्लॉक भी कर रहा होता है। लेकिन वे एक पावरफुल अटैक करने के लिए अपने आप को थोड़ा शांत करता है, कॉन्सेंट्रेट करके वो उसके हाथ पर ही चढ़ते चला जाता है और स्पीड से जाकर उसकी गर्दन को कट कर देता है, जिसके मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। केवल उसका क्रिस्टल बचा होता है। जिसके बाद में जैसी सारी स्टूडेंट्स होती हैं आवाज़ सुनती हैं और आते हैं फ्लोरा की तरफ, वहाँ से रियो होता है, वो छुप कर भाग जाता है जिससे उनको ना पता चल सके कि वह यहाँ पर अभी भी जिंदा है। लेकिन वह मिस्टीरियस बंदा जो कि इन सब पर नजर रख रहा होता है अचानक से हवा में आता है और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि एक बच्चा उसने पहली बार देखा है जो कि सीक्रेट स्पिरिट स्वार्ड स्किल को यूज कर सकता है। इधर दिखाते हैं सैली जो कि हेडमास्टर से मिलने आई होती है और बात करने आई होती है रियो के बारे में। इधर इसके अंदर ब्राड के फादर होते हैं जो कि हेडमास्टर से बात कर रहे होते हैं। हेडमास्टर को पता होता है इस सब में जो गलती है ब्राड की है, लेकिन फिर भी रॉयल फैमिली की रेपुटेशन को बचाने के लिए वह कहते हैं इस सब का हम दोष रियो के ऊपर ही डाल देंगे, वैसे भी एक और फैन ही तो है। लेकिन इधर दिखाया जाता है सैली जब वेट कर रही होती है, सोच रही होती है रियो के बारे में, वहाँ पर रियो आता है नॉक करके अंदर और वह काफ़ी खुश होकर हक कर लेती और कहती है कि वह कितनी ज़्यादा चिंता कर रही थी उसके बारे में। वह कहता हाँ मुझे पता है कि इकलौती तुम इस वर्ल्ड के अंदर जो कि मेरे बारे में परवाह करती, मेरी चिंता करती, इसीलिए मैं इस कंट्री को छोड़ने से पहले तुम्हें एक गुड बाय कहने आया था। मुझे पता है कि तुम ही मेरे बारे में ख्याल करती, इसीलिए वह बताता है कि वह अपने होम
वह अपनी मदर के होमलैंड जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ लेटर्स भेजता रहेगा जो कि हरूडू के नाम से तुम्हारे पास रिसीव होंगे। वह तुरंत ही उसको हक कर लेती है और वो उसकी जर्नी के लिए गुड लक कहती है और वहाँ पर रोती हुई कहने लगती है कि वो उसके लेटर्स का वेट करेगी। इसे दिखाते ब्राड के फादर एक गर्ल के पास में आए होते हैं जो कि एक डैमी घर लग रही होती है, लेकिन वह उससे कहते हैं रियो को जाकर मार दे, चाहे वह कितनी भी दूर कहीं पर भी उसको खत्म कर दो। इधर दिखाते रियो स्पीड से जा रहा होता है, जिसके सामने जो भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उनको जंप करके बस डॉज करके भाग रहा होता है लाइक ए गेम। नेक्स्ट पहुंच जाता है किंगडम ऑफ गैलेक्ट, जहाँ पर कि अब तक उसकी क्राइम्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई होती है, पेसर को सेफ। नेक्स्ट पे एक बंदे के पास जाता है जहाँ पर कि पास्ता नाम से एक डिश बिक रही होती है और सोच कर शौक रह जाता है, आखिर पास्ता ये तो उसकी वर्ल्ड की डिश है, कि सच में यहाँ पर कोई और बंदा है जो कि इस वर्ल्ड में आ चुका है। नेक्स्ट उसको ट्राई करके देखता है तो सोच रहा होता है कि वह बंदा जिसने पास्ता बनाया था वह भी मेरे वर्ल्ड सेम वर्ल्ड से ही है, लेकिन वो उससे कुछ पूछा था कि वह क्या कुछ और ले जा सकता है अपने रास्ते के लिए, तो बताता है वहाँ पर तुम गुइल में जाकर ये सब पता कर सकती हो। गुइल में आकर वह चेक करता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अपनी वह रास्ते के लिए ले जा सकता है। यहाँ पर कि वह एक लेटर लिखता है हरूडो नाम से सीलिया के लिए, कि जिस लेटर में उसने लिखा होता है कि वह कुछ दिनों तक कोई भी लेटर सेंड नहीं कर पाएगा बिकॉज इस कंट्री से ही वह छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहा है। दिखाया तो दो गर्ल्स के बारे में, एक गर्ल कहती है ब्लॉन्ड हेयर वाली हिलॉट, लेकिन वह कहती है हमें अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहिए। रियो जब जा रहा होता है जंगल में तो उसे कोई पड़ा हुआ मिलता है, वह चेक करता है कि वह ठीक है, लेकिन वह गर्ल उसके ऊपर पॉइजनस निडल से अटैक कर देती है जिससे कि वह अनकॉन्शियस होने वाला होता है, लेकिन वह खुद के पॉइजन को प्यूरीफाई करता है। वह गर्ल उसके ऊपर स्पीड से अटैक करने लगती है जिससे कि वह केवल डॉज कर रहा होता है और अपने आप को इन्हांस करता है अपनी बॉडी को और दूसरी तरफ डॉज करके चला जाता है। लेकिन वह गर्ल के पास में भी सेम स्किल होती है और वह खुद की बॉडी को इन्हांस करके अटैक कर देती है स्पीड से आकर डबल डैगर से, जिससे कि वह केवल ब्लॉक और डॉज ही कर रहा होता है। अपनी स्वॉर्ड को वापस रखने के बाद अपनी मार्शल आर्ट स्किल यूज करता है और जिसके बाद उसको ढेर कर देता है। लेकिन वह गर्ल अचानक से चिल्लाने लगती है नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में वापस लौटना चाहती हूँ, मैं अपनी मदर के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन वो उसको तुरंत ही अनकॉन्शियस कर देता है, जिसके पास जो भी वेपन्स होते हैं उनको निकाल देता है और उसको एक जगह टाई अप कर देता है। तो उसके कॉलर को देखकर वह सोचने लगता है पास्ट के बारे में जो उसने पढ़ा था, जो कि स्लेवरी कॉलर को किस तरह से खोला जाता है, उसको खोलने के बारे में ट्राई करता है और हाँ सक्सेसफुली भी रहा होता है। दिखाया जाता है उस गर्ल के पास्ट की मेमोरीज के बारे में, जिस बस के अंदर बैठा था हरूडो उसी बस के अंदर वह भी बैठी थी और लेकिन मरने के बाद भी यहाँ पर एक स्लेब के तौर पर या फिर डैम्यून के तौर पर आ गई, जहाँ पर ब्राड उसको टॉर्चर कर रहा था और कह रहा था वे उसके स्लेब के तौर पर खुद को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मना करने के बाद ही जबरदस्ती वो उसको स्लेब बना देता है। नेक्स्ट जब उसे होश आया होता है तो रियो से पूछता है कि तुम मरना नहीं चाहती हो और एक चैन की लाइफ जीना चाहती हो तो मेरे सवालों का जवाब दो, ये कॉलर तुमने किसने पहनाया था। वे जो उसे चिल्लाने लगती है वो आखिरकार में इस चीज़ से आज़ाद हो गई, मेरी लाइफ अब फ्री है, मुझे फ्रीडम मिल चुका है। लेकिन पूछता है आखिर बताओ ये सब किसने किया, तुम्हें किसने पहनाया था। तो बताती मुझे उस अपने मास्टर का नाम तो नहीं पता है, लेकिन उसको स्टुअर्ट नाम से बुलाया जाता था और कुछ मुझे नहीं पता है। वह कहता है मतलब तुम्हें ब्राड ने भेजा मुझे मारने के लिए। वह कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम मुझे पर अटैक तो नहीं करोगी। वह कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो वह कहता ठीक है अब तुम पूरी तरह से आज़ाद हो, कहीं भी जाकर किसी देश के अंदर भी अपने शरण ले सकती हो, वहाँ पर रह सकती हो। लेकिन वह उसके पीछे ही पीछा करने लगती है तो वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में चल सकती हूँ। वह कहता नहीं, आखिर मैं इस तरह से किसी पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ जो मुझे मारना चाहती थी। तो मैं कहती तो क्यों ना तुम इस कॉलर को मुझे पहना दो जिससे कि मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी और तुम पर अटैक भी नहीं कर पाऊंगी। मैं इस वर्ल्ड में अकेला रहना और ज़्यादा डरावना है, मैं अकेला नहीं रह सकती हूँ। तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और साथ में लेकर जाने लगता है। उसका काफ़ी यदि केयर कर रहा होता है, यहाँ पर कि वह कुछ पास्ता बनाता है जिसको वह जैपनीज नाम भी बताती है। वह कहता है कि क्या तुमने इस नाम को कैसे जानती हो। तो वह कहती है हाँ बस मुझे ऐसे ही पता है। वह 100 करोड़ का सोचने लगता है कि ये भी गर्ल है जो कि एक मेरी वर्ल्ड से आई है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा ही अकेलापन महसूस कर रही होती है, रो रही होती है कि उसको वापस जाना है अपनी मदर के पास में। नेक्स्ट वह सोच की होती है लेकिन एक नाइटमेयर सपना देख रही होती है, डरावना सपना, और कह रही होती है मुझे घर जाना है, मुझे टोक्यो वापस जाना है। ये सुनकर तो वह शौक रह जाता है, टोक्यो मतलब जापान, मतलब क्या वह सेम वर्ल्ड से हो सकती है। उसको कंफर्ट दिलाने लगता है। इस तरह से रात बीत चुकी होती है लेकिन जब गर्ल जागी होती है तो शौक रह जाती है कि उसके पास सो रही थी, लेकिन उसे अचानक से याद होता है उस बस के अंदर वाला वह बंदा वह भी सेम इसकी तरह दिख रहा था कि वह दोनों सेम है। लेकिन वह उससे पूछती जाने के बाद क्या उसको उन्हीं चांद बुला सकती है। तो वह सोचता क्या, लेकिन वह इतने ज़्यादा कंफर्ट दिला रही थी इसीलिए कहता ठीक है। नेक्स्ट इस पे जर्नी पर निकल चुके होते हैं और काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं, काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स का और ये सब सफ़र करने के बाद पहुंच चुके होती हैं एक जगह पर जहाँ पर शेल्टर लेते हैं, जहाँ पर कि वह जब कुछ खाना बना रहा होता है तो जहाँ पर लतीफ़ा सो रही होती है, लेकिन फिर से वह नाइटमेयर देख रही होती है डरावना, तो उसको अपनी स्पिरिट मैजिक से चैन से सुला देता है। लेकिन अचानक से उनका जो शेल्टर होता है उसको 3 गर्ल्स आकर घेर लेती हैं और इसके बाद उससे पूछती हैं आखिर वे सब क्या कर रहे हो। लेकिन वह जब उसके शेल्टर के अंदर जाकर देखती है यहाँ पर एक गर्ल जो कि स्पिरिट मैजिक से सो रही होती है, तो वह सोचती है उसने उस गर्ल को किडनैप किया है, इसलिए उस पर लाइटिंग मैजिक से अटैक कर देती है, वह अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट वह एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है जहाँ पर कि एक गर्ल उसके सामने होती है, वह नहीं जानता है वह गर्ल कौन है,
यहाँ तक कि वह खुद को नहीं जानता है कि वह कौन है। वह गर्ल उससे कहती चिंता ना करने के लिए, वह गर्ल उसके लिए ही है और वो उसको एक दिन जरूर ढूंढ लेगा। ये कहकर अचानक से वो उसके सामने डिसअपीयर हो जाती है। जब उसको होश आया होता है तो वहाँ पर लतीफ़ा आती है और एकदम हक कर लेती है और उसको देखकर वह सब गर्ल चौंक जाती है कि उसने सोचा था उनको किडनैप किया गया है। और सभी लोग माफ़ी मांगते हैं, उनके लीडर भी आकर माफ़ी मांगते हैं, इस तरह से उसको मिसट्रीट किया गया था उसके लिए। वे बताती हैं कि कल है हमारे लीडर तुमसे मिलना चाहेंगे, इसलिए आज तुम रेस्ट करो। नेक्स्ट डे वह पहुंच जाता है उसी मिस्टीरियस मैजिक ट्री के अंदर, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर के तीनों लीडर्स होते हैं। इस पूरे क्लैन कह सकते हैं, स्मॉल क्लैन होता है, जहाँ पर सभी लोग ही माफ़ी मांग रहे होते हैं कि इस तरह से उसको मिसट्रीट किया गया था एक मिसअंडरस्टैंडिंग के होते हुए। लेकिन वह उनसे कुछ ना कहने के लिए कहता और सब छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि यहाँ पर वह कुछ दिन शेल्टर ले सकता है। तीन लोग तुरंत ही उसको मान लेते हैं, हाँ ठीक है तुम यहाँ पर रुक सकते हो, और वे बस चाहते हैं कि लतीफ़ा का वह ख्याल रखे। जब वह वहाँ से जाने वाला होता है अचानक से उसे एक आवाज़ आती है जो कि उस पर्ल ट्री की स्पिरिट होती है, ड्राई स्पिरिट। वो उसके करीब जाती है और कहती है सच में मुझे काफ़ी अलग महसूस हो रहा है, तुम्हारे पास में कुछ तो है, तुम्हें मैजिक यूज करने में दिक्कत होती है ना, तुम मैजिक यूज नहीं कर पाती हो है ना, ये ठीक है। मैं कहने लगता हाँ बात तो ठीक है, मैं हमेशा ही मैजिक कितना यूज करने की ट्राई करूँ नहीं यूज कर पाता हूँ। वह बताती है तुम्हारे अंदर एक स्पिरिट है जो कि तुम्हारी सारी मैजिक को कंज्यूम कर रही है, उसको शक करती जा रही है। वो उसको और ज़्यादा करीब से उसको चेक करने के लिए और उसके करीब चली जाती है और कहती सच में इसको तो मैं भी चखना चाहती हूँ। लेकिन वह कहती तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट है वह तुम्हारे अंदर ही सो रही है, क्योंकि तुम्हारा जितना भी मैजिक माना है उसको तुरंत ही शक करती जाती है। तीनों एल्डर्स कहते हैं तो क्या हमें अब उस बंदे को संत बुलाना चाहिए, बिकॉज वे एक इतनी पावरफुल एग्जिस्टेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट जब वापस जाता है तो लतीफ़ा उसको हक करती है और सारी जगह के बारे में उसको दिखाती है आखिर हमारा न्यू घर कितना ज़्यादा अच्छा है। उसके पास एक गर्ल आती है और बताती है आखिर वह कहाँ पर सोना पसंद करेगा या फिर किस रूम में रहना पसंद करेगा, जैसे कि हमारे बीच में काफ़ी अच्छा एक बॉन्ड भी बन जाएगा। एल्डर आकर बताती है हाँ बिल्कुल ये काफ़ी अच्छा है, यदि लतीफ़ा भी उन सभी गर्ल्स के साथ में रहेगी तो उनके बीच में एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड काफ़ी अच्छा बनेगा। वह भी कहता ठीक है अभी यहाँ पर रुकना ही काफ़ी अच्छा रहेगा और साथ में रहकर वह भी यहीं पर इन सभी की चीज़ों को सीखना चाहता है। एक मंथ बीत चुका होता है, उनका जो स्पिरिट मैजिक होता है उसको भी वह सीख रहा होता है। धीरे धीरे करके वह स्पिरिट के साथ में भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, यहाँ पर कि उनके कल्चर को सीख रहा होता है, उनकी ब्लैकस्मिथ स्किल को सीख रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा होता है। इस तरह से एक साल बीत चुका होता है। उनका ग्रैंड स्पिरिट फेस्टिवल भी अब आ चुका होता है, जहाँ पर कि लेडी ड्राई होती हैं जो कि अपीयर होती हैं और सभी लोगों के लिए चेयर अप करती हैं। नेट दिखाया देता है एक ग्रिफिन जिसके ऊपर वही बंदा होता है रियासन पे बैठकर जा रहा होता है और जिसके एक ड्रैगन केव के अंदर जाता है, वहाँ से एग निकाल के लाता है, एक बंदे को देता है और ग्रिफिन के ऊपर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अचानक से काफी सारे वाइब्रेन होते हैं जो उनका पीछा करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। इधर दिखाता है ब्लेज का सीन जहाँ पर कि लेडी ड्राई होती हैं जो कि किस करती हैं डायरेक्ट आकर रियो और लतीफ़ा के लिए और उनको परमानेंटली एक मेंबर बना दिया जाता है उनके ब्लेज का, और जहाँ पर कि अब आसानी से रह सकते हैं मेंबर के तौर पर भी। सारी गर्ल्स जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा ही अब अटैच हो चुकी होती हैं, उसके साथ में काफ़ी करीब भी हो चुकी होती हैं। वे सभी उसके साथ में काफ़ी एंजॉय कर लेते हैं, इस टाइम को स्पेंड करना काफ़ी अधिक खुश होती हैं। लेकिन उनमें से एक गर्ल कहती है आखिर उन सभी के साथ में इतना टाइम हो चुका है रहते हुए फिर भी उनके बीच में काफ़ी यदि दूरियों को क्यों महसूस कर रही है, फिर दूरियां क्यों बनाता रहता है। इस चीज़ को वह शौक जाता है क्या उन गर्ल्स ने इसके बारे में पहचान लिया क्या। लेकिन वहाँ पर उनके लीडर आती है, यानी एल्डर आकर कुछ बात करना चाहती हैं। इधर सीन दिखाया था राइस उसी बंदे का जो अपने सबॉर्डिनेट के साथ में होता है, अपने ग्रिफिन होता है उसको जब बांध देता है और उससे कहता है यहीं पर रुकने के लिए और उसको एक पिल टाइप देता है और कहता है इसको तुम अपने पास रखना जिससे कि मैं तुमको आसानी से ट्रैक करके ढूंढ सकता हूँ, यदि कोई वाइब्रेन तुम्हारे ऊपर अटैक करने को आता है तो तुरंत ही उसको खा लेता है और उस एग को मैं लेकर रुक जाता है। लेकिन उसको काफ़ी सारे वाइब्रेन होते हैं अटैक करने को जा रहे होते हैं जिसको वह बंदा भी देख लेता है। इधर दिखाया जाता है रियो का जिसके साथ में लतीफ़ा होती है और कहती है कि इस तरह से हम चलो वापस चलते हैं और हम काफ़ी यदि एंजॉय कर रहे हैं, जगह को यहाँ पर रुकना उसे काफ़ी यदि पसंद होता है। वो इस तरह से अपनी फ्रेंड को वह नहीं खोना चाहती जो कि इतने सारे उसने फ्रेंड को बना लिया है। लेकिन वह कहता है कि जल्दी हम इस विलेज को छोड़कर वापस जाने वाले हैं, हमें अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना होगा बिकॉज हमें यहाँ पर इस तरह से नहीं रुक सकते। ये सुनकर वह काफ़ी डिसअपॉइंट होकर रोती वहाँ से भागती चली जाती है। अचानक से इधर बल्ट्री के अंदर पता चलता है काफी सारे वाइब्रेन उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं जो कि अटैक करने शायद आ रहे हैं, लेकिन आखिर इस सब का मतलब क्या हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चले जाते हैं। इधर दिखाता है राइस जो कि वाइब्रेन की केव में आ चुका होता है। बहुत सारे वाइब्रेन के एग्स होते हैं जिनको वह अपने डायमेंशन के अंदर रखने लगता है, स्पेस डायमेंशन के अंदर। इधर जब गर्ल सारी चेक करती है, यहाँ पर एक सबॉर्डिनेट होता है उसी बंदे का जिसके ऊपर एग होता है, उसी की तरफ सारे
बायरन अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, इसीलिए वहाँ से भागने लगता है उन सबको देखकर और बल्ब ट्री की तरफ भाग रहा होता है। तो उस पर अटैक करने लगते हैं रोकने के लिए, लेकिन अचानक से वहाँ बहुत बड़ा बायरन सामने आ जाता है, अटैक कर देता है, लेकिन वह ग्रिफिन उसे डॉज करके दूसरी तरफ निकल जाता है। इधर दिखाया जाता है रियास, जिसने कि सारे लगभग एग को अपने कब्जे में ले लिया होता है और इसके पास जो रेड स्टोन होता है उसको क्रश करके उस बंदे को भी खत्म कर देता है, अपने सबॉर्डिनेट को ही, जिससे एग छूटकर नीचे गिर जाता है, जो कि लतीफ़ा के पास आकर गिरा होता है। लेकिन वहाँ पर भाई बायरन पहुंच जाता है और भाई देखकर गुस्से में होता है कि उसके चाइल्ड को किसी ने नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी कैसी की, कहकर फायर से अटैक कर देता है। लेकिन वहीं पर उनकी जो लीडर गायल होती है आ जाती है और उसको प्रोटेक्ट करने लगती है, अपने समन्स को समन करने लगती है और जिसका अटैक करवा देती है। लेकिन जब वह अटैक खुद भी करती है तो बहुत ज़्यादा वीक होती है उस बायरन के सामने, और जब बायरन बहुत ज़्यादा पावरफुल एक फायर से अटैक करने को कर देता है उसके समन्स के ऊपर, तो उससे वह काफ़ी चिंतित होती है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। लेकिन जिस जैसे लतीफ़ा होती है उसके सारे मूवमेंट अब ब्लॉक हो चुके होते हैं। एक अटैक के साथ में वह लतीफ़ा को खत्म करने जा रहा होता है, लेकिन आइस में अटैक से वह दूर तरफ हट जाता है और स्पीड से आकर भी उसको बचा लेता है, उसके ऊपर पंच से अटैक भी कर देता है केवल बेयर हैंड से ही, और ऊपर जाकर भी उसके ऊपर एक पंच ही मार देता है, जिसके बाद वो एक पावरफुल अटैक करने लगता है फायर का। लेकिन उससे पहले विंड अटैक करता है जो कि उसके मुंह के अंदर डायरेक्ट चला जाता है, जिससे ऊपर उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं मालूम पड़ रहा होता है। तो वह एक अल्टीमेट अटैक को यूज करने लगता है, जिसके साथ में बायरन होता है उसको वह ढेर कर देता है और एक किक के साथ में उसका काम भी खत्म कर देता है। उनके लीडर के हारने की वजह से सारे बायरन होते हैं वापस लौट चुके होते हैं। सारी गर्ल्स बहुत शॉक्ड होती हैं, ये क्या रियो ने अकेले ही ब्लैक बायरन को हरा दिया। लतीफ़ा उसको हक कर लेती है। इधर से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, लतीफ़ा माफ़ी मांग रही होती है रियो से, किस तरह से उसने रिएक्ट किया था जब उसने यहाँ से इस जगह को छोड़कर जाने की बात की थी। लेकिन वह भी उसको चिंता ना करने के लिए कहता है और उसको कंफर्ट दिलाते हुए कहता है कि वह भी अपने लिटिल सिस्टर को इस तरह से तो नहीं छोड़ने वाला है। बताने लगता है असली रीजन आखिर वह इस जगह को छोड़कर क्यों जाना चाहता है। वह अपनी मदर के होमलैंड जाना चाहता है, यम आगे रीजन में, जहाँ पर कि उनके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। वो उसके इतने बड़े सीक्रेट को सुनने के बाद अपने भी सीक्रेट को रिवील करना चाहती है और बताती है उसका जन्म यहाँ पर नहीं हुआ है, बेशक वह यहाँ पर है, वह एक दूसरे वर्ल्ड जापान से आई हुई है। वह तुरंत ही उसको कहता है कि हाँ वो उसकी स्टोरी पर बिलीव करता है, बिकॉज वह सेम ही उसकी तरह आई है, उसकी स्थिति बिल्कुल ही उसकी तरह सेम है। बेशक उनका शॉक्ड होती है, वह बताने लगता है लेकिन पास्ट में उसका जो रिग्रेट्स था उनको वह दोबारा से नहीं जीना चाहता है, इसीलिए उन रिग्रेट्स को दोबारा ना महसूस करने के लिए वह दोबारा से इतना स्ट्रॉन्गेस्ट, इसीलिए इस बार भी इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है कि इन रिग्रेट्स को वह दोबारा बिल्कुल ही महसूस भी ना करे। वह उससे कहती चिंता ना करने के लिए वह सब कुछ ठीक रहेगा। नेक्स्ट द एल्डर्स होते हैं उन सभी से बाय करता है और कहता है उसके जाने का टाइम आ चुका है। इसीलिए एल्डर्स उसको कुछ गिफ्ट देते हैं जिससे कि उसकी जो प्रेजेंस है वह थोड़ी सी अनसीन रहेगी, उसकी मैजिक पावर जो कि उसके अंदर सील्ड रहेंगे। एक क्लॉक्स जो कि उसी ब्लैक बायरन की मटेरियल से बना होता है, एक स्वार्ड जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, बहुत सारी गिफ्ट जो कि सभी लोगों का एक प्यार होता है, काफ़ी प्रीशियस होते हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को देखकर वह कहता है आखिर भी इन सबको कहाँ रखेगा। उनके लीडर होते हैं जो उसको एक प्रीशियस नेशनल लेवल का एक ट्रीजर देते हैं जो कि स्पेस टाइप होता है, उसके अंदर सारी चीज़ों को रख लेता है। वह कहता है मेरे जाने का टाइम आ गया, तो लतीफ़ा आकर उसे हक करती है। उसके जाने के बाद में वही पर इतनी ज़्यादा इमोशनल होने लगती है कि उसकी आंखों से आंसू ही आ जाते हैं। इस तरह से 2 साल हो चुकी होती हैं कि वह अपने मदर के होमलैंड को ढूंढ रहा होता है, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती है। इसीलिए वह कुछ लोगों के पास आया होता है जो कि ब्लेजर्स होते हैं, उनसे पूछता है यहाँ के बारे में। जब उनके लीडर के पास में जाते हैं तो यहाँ पर वह लेडी उसके क्रॉस को देखकर सोचती हैं कि आखिर ये तो यहाँ का नहीं है, और पूछते हैं कि वह कहाँ से आया है, क्या वह कोई एक फॉरेनर है, बिकॉज उसके क्लॉथ काफ़ी अलग है। तो बताने लगता है बिल्कुल वह यहाँ पर अपनी मदर के होमलैंड आया है अपनी मदर को ढूंढने के लिए। पहले उसकी मदर भी यहाँ पर रहती थी। वह बताता अपनी मदर का नाम रिसेंडेन आयोए था। ये बात सुनकर वह शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि हम थोड़ा प्राइवेट में बात कर सकते हैं। और वो ओल्ड लेडी उन दोनों गर्ल से बाहर जाने के लिए कहती है और कहती है आखिर तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कुछ और पता है, तुम बता सकते हो। तो बताने स्टार्ट करता है कि उसके फादर जिनको कभी देख नहीं पाए उनकी डेथ हो गई थी। उसकी मदर जब वह 5 साल का था तब उनको भी असैसिनेट कर दिया गया, जिस वजह से उसकी एक ग्रेव बनाना चाहता था उनकी होमलैंड में यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ पर वह आया है। वह बताती हैं उसके जो पेरेंट्स थे उनमें से उसके फादर की ही वह मदर है, और वह चिंता ना करने के लिए उन दोनों की ग्रेव्स उसने यहाँ पर पहले से बना रखी है, इसलिए वह वहाँ पर तुरंत ही जाता उन दोनों की ग्रेव्स पर प्रे करता है। जिसके बाद में वह बताती हैं वैसे तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में और भी जानना है ना, तो वैसे इसके बारे में अभी तो ऐसे नहीं बता सकती हैं, लेकिन वे दोनों इस कंट्री से एस्केप्ड कर चुके थे, लेकिन इसके बारे में और रिवील नहीं कर सकती हैं अभी मैं, लेकिन तुम और जानना चाहती हो तो तुमको यहीं पर रहना चाहिए, उस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। वैसे जो रूरी है वह तुम्हारी कजन है और जो इकलौती तुम्हारी परिवार में बची है एक कजन, लेकिन बाकी जो एलिबामा है जिसको तो तुम
समझ ही सकते हो। नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है, वह जागता है और अपनी जो ओल्ड लेडी होती है उनकी हेल्प करने के लिए लग जाता है। लेकिन वहाँ पर एलबेमा आती है जो कि पूरी तरह से प्लॉट डेवलप करने के मूड में भी दिख रही होती है। नेक्स्ट वह अपनी उस ओल्ड लेडी के लिए कुछ कुकिंग में हेल्प करता है, जहाँ पर कि सिया आती है अपने ब्रदर सिन के साथ में, जो कि इस तरह की कुकिंग देखकर वह भी खाता वहीं पर एकदम लेट जाता है। पूरा फेटफुल करने के बाद ओल्ड लेडी कहती हैं कि वह रियो को भी अपने साथ में हंटिंग के लिए ले जाए। वह तुरंत ही तैयार हो जाता है। रूरी और सिया के बीच में बात चल रही होती है कि आखिर रियो के बारे में बात कर रही होती हैं। लेकिन इधर दिखाया था हंटिंग के टाइम पर, जहाँ पर पहले शॉट के साथ में रियो होता है, एक बार को ढेर कर देता है। सीन होता है, सोचता है सच में उसको काफ़ी हार्ड कंपटीशन मिलने वाला है इस बार तो। इस तरह से उन दोनों के बीच में हंटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन दोनों के बीच में रियो ने काफ़ी ज़्यादा हंट किया होता है, लेकिन सीन काफ़ी डिसअपॉइंट होता है कि वह एक भी हिट करने में कामयाब क्यों नहीं रहा। गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से डर्टी हो चुका होता है, इसीलिए वहाँ पर एक बात बनाता है। लेकिन दोनों गर्ल्स होती हैं जो कि उसके ऊपर पिक कर रही होती हैं। इस तरह से कुछ दिन बीतते जा रहे होते हैं और लेकिन अब रियो होता है जो कि उन सभी लोगों के बीच में काफ़ी तंग मिलता जुलता और घुल मिल रहा होता है। इस तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एक दिन सारे लोग होते हैं जो कि एक तरफ भागती हुई जा रही होती हैं हेल्प के लिए चिल्लाते हुए। लेकिन दूसरी साइड पर दिखाया जाता है रूरी और साय, जिसके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं और वह कहते हैं सच में ये दोनों तो काफ़ी अच्छी बोन्स के तौर पर ग्रो होती जा रही हैं। लेकिन सिन कहता है उसको पंच मारे कभी कभी यहाँ से दफ़ा हो जाए। सिया कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना दोनों विलेज के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वह बंदा नहीं मानता और कहता है वैसे भी उसकी एक वूमन बनने वाली एक दिन, तो इसलिए आज रात के लिए उसके घर पर रुकने वाला है। लेकिन सिन उस पर अटैक करता है तो आसानी से उसको पकड़ लेता है और वहीं पर लटका देते हैं हाथ पकड़ के। लेकिन वहाँ पर युवा आती है और कहती है ठीक है आज रात के लिए उसको अपने घर पर रुकने देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्ली जब जा रही होती हैं तो उसकी नज़र जाती है रियो के ऊपर और वह देखता है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा वीक और अगली है, इसीलिए उसको गिराने के लिए किक मारता है, लेकिन खुद ही वहीं पर गिर जाता है। लेकिन इस तरह से युवा होती है सभी लोगों से कहती है कि सभी लोग अपने अपने जहाँ रुकना चाहते हैं पर रुक जाओ। लेकिन सिन कहता है कि सिया अकेली रहती है उसके साथ में, इसीलिए वह यहीं पर रुक सकती है क्या। नेक्स्ट इधर रियो और सिया दोनों जा रही होती हैं गर्ल्स, तो उसको 2 क्रिस्टल देता है और कहता है अपने रूम में कॉर्नर्स पर ही रख दे। वे भी सेम करते हैं। इधर दिखाया जाता है भाई बंदा गॉन जो कि कहता है आज रात ही वह सब कुछ करने वाला है जो भी उन गर्ल्स के साथ में करना चाहता है, यानी उस गर्ल के साथ करना चाहता है। इधर दिखाया जाता है रियो जो कि अपनी ट्रेनिंग को पूरी तरह से कर रहा होता है, लेकिन वह कहता है ये तुम दोनों गर्ल्स मैं तुमको सुन सकता हूँ इसलिए बाहर आ जाओ। वह कहती हैं आखिर तुम इस तरह से इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो। वह काफ़ी एम्बेरस होता है उस गर्ल के बारे में बताने के लिए जिसके लिए भी ये सब कर रहा है, लेकिन कहता है उस गर्ल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये सब जरूर कर रहा हूँ, लेकिन वह तो पहले से ही शायद किसी और की हो चुकी होगी। ये बात सुनकर दोनों गर्ल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ट से सैड फील कर रही होती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है रात में, वह गॉन होता है, वह तुरंत ही एंटर कर जाता है उन दोनों गर्ल्स के अंदर। लेकिन सिया जब चिल्लाने की ट्राई करती है तो वह सिया के मुंह को बंद कर देता है। लेकिन रूरी जब चिल्लाने को होती है तो एक पंच मार कर दिखाता है कि उसके फ्रेंड को वहीं पर ढेर कर देगा, जिस वह रुक जाती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर उसके सबोर्डिनेट होते हैं जो कि दूर पिटते हुए आगे गिर रहे होते हैं, क्योंकि रियो आ चुका होता है उन सबको ढेर कर रहा होता है। और जब वह देखता है इस तरह से गॉन को उस गर्ल के ऊपर बैठी हुई, जिस तरह से उसे याद आता है उसकी मदर को मार दिया गया था, वह गुस्से में आकर उसको एक पंच के साथ में दूर जाकर फेंक देता है, जो कि उस घर से बाहर गिरे होते हैं, और पंचेस की बारिश करना स्टार्ट कर देता है जो कि ब्लडी हो जाता है। लेकिन और विलेजर्स आकर उसे रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसको दूसरी बार है जो कि किसी को वह जान से मारना चाहता है, और वह सोचने लगता है कि वह खुद को काफ़ी हद तक हरुटो की आइडेंटिटी में बदलता जा रहा है। इस वजह से तो वह सेम काफ़ी ज़्यादा ही बदला लेने के लिए ब्लडी होता जाएगा, और उसमें और उस बंदे में क्या अंतर रहेगा जिसने कि उसकी मदर को मारा था। हाइटी नाम की एक गर्ल आती है और जो कि उस ओल्ड लेडी ग्वान से मिलती है, युवा से मिलती है, और जो कि उन सभी लोगों को अरेस्ट करने आई होती है ना, ग्वान और बाकी लोगों को। लेकिन वो उसको एक लेटर देती है युवा और कहती है अपने फादर के लिए दे देना। नेक्स्ट वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं कैपिटल के लिए, जहाँ पर कि ग्वान को डाल दिया जाता है जेल के अंदर, और जो रियो होता है वह निकल पड़ता है रूरी के साथ में आसपास में घूमने के लिए मार्केट में। यहाँ पर एक शॉप पर जाते हैं, यहाँ पर एक लेडी कहती है कि हे तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड के लिए शायद कुछ खरीद कर देना चाहिए। लेकिन वह कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वह कहती है तुम दोनों काफ़ी अच्छी लगती हो साथ में। तो वह मना करने की ट्राई करता है, लेकिन वह पूछता है कि तुम्हें सच में कुछ यहाँ पर पसंद आ रहा है तो मैं दिला सकता हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है हेयर पिन पर, तो तुरंत ही बाय करके रियो उसके बालों में लगा देता है, उसको पेमेंट भी कर देता है। जब जा रहे होते तो मर्चेंट कहती है रूरी से हे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, और किसी और गर्ल को उसको चुराने से पहले तुमको इसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए उसको अपना बनाने के लिए। नेट दिखाया था एक गर्ल के एक बंदा होता है, एक प्लॉट डेवलप करने की ट्राई कर रहा होता है, उसे किडनैप करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो बॉडीगार्ड फाइट कर रही होती है तो रियो जाता है उसको बचाता है। ढेर करने के बाद उसके गार्ड से आ जाते हैं तो रियो वहाँ से रूरी के साथ में निकल जाता है। इधर दिखाया जाता है उस गर्ल के फादर गौकी का, जिसके पास में हाइटी आई होती है और बताती है एक लेटर दिया गया है, मुझे नहीं पता उसमें क्या है। उसको पढ़ता है तो वह बंदा शॉक्ड रह जाता है और कहता है क्या तुम रियो नाम के किसी बंदे से मिली हो। तो वह कहते हैं हाँ। नेक्स्ट आए होते हैं रियो के पास में और उससे कहते हैं कि क्या हम लोग 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं।
वह मान जाता है। बताना स्टार्ट करता है तुम्हारी जो मदर थी वह इस कंट्री की प्रिंसेस थी और तुम्हारे जो फादर थे वह इस कंट्री के एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं काफ़ी अच्छे सोल्जर थे। जब वॉर हो गई थी और अदर कंट्री के साथ में तो वह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, इसीलिए किंग ने तुम्हारी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी जिम्मेदारी उस सोल्जर को दे दी थी। लेकिन दोनों किंगडम के बीच में एक शांति प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके दौरान तुम्हारी मदर की उस किंगडम के प्रिंस के साथ में मैरिज करने के लिए कहा गया था। लेकिन तुम्हारी मदर थी वह तुम्हारे फादर के साथ में इस कंट्री को छोड़कर भाग गई और किंग थे वह कुछ भी नहीं कर पाए, बस देखते रह गए। इसी इस कंट्री के किंग के पास में तुम्हें जाना चाहिए बिकॉज वे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है। वह कहता ठीक है मैं एक बार जरूर मिलूंगा जाकर। नेक्स्ट वे जाकर मिला होता अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, जहाँ पर वह काफी खुश होती हैं कि आखिरकार उसका जो ग्रैंड सन है वो उसके सामने खड़ा है और वह कहते हैं तुम अपनी मदर की तरह ही दिखते हो। वह भी देखकर ये शॉक्ड होता है कि उसकी जो ग्रैंड में वे काफी हद तक उसकी मदर की तरह ही दिखती हैं और आखिरकार वह अपनी एल्बामा फैमिली है उससे अपने ब्लड से दोबारा आकर मिल चुका है। वे पूछने आकर उसकी मदर कहाँ है तो बताता मुझे नहीं पता, उसने फादर को अपने कभी नहीं देखा और उसकी मदर जो 5 साल की थी तब से उसने नहीं देखा। बताने लगता है उसकी मदर हमेशा ही हंसती रहती थी, खुश रहती थी। ल्यूसिस नाम का एक बंदा जो कि हमेशा ही उनकी केयर करता था और उनका ख्याल भी रखता था। लेकिन एक दिन जब वह बाहर गई और कह रही थी कि दरवाजा किसी के ना खोलने के लिए, वहाँ पर ल्यूसिस आता है और उसके साथ में इतना बड़ा हुआ ऐसे दरवाजा खोल देता है। लेकिन वह बंदा उसे किक मारता है, जिसके बाद उसको पकड़ के उसको कुछ ड्रिंक कराने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मदर भी उसी टाइम पर आ चुकी होती है। कहते हैं आखिर वह उसकी चाइल्ड को हट करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन वह उसको वहीं पर जान से मार देता है, जिस वजह से वह काफ़ी अकेला पड़ जाता है और 7 साल की उम्र तक इस तरह से अकेली लाइफ जीता है। वह बताता है ल्यूसिस वह उस बंदे से बदला लेना चाहता है, मुझे पता है उसको बंदे के बाद ही मेरी मदर वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। वह कहते हैं ठीक है लेकिन तुम्हें गोकी के साथ में अभी ट्रेनिंग करनी चाहिए कुछ टाइम के लिए, जिससे कि तुम ल्यूसिस से मुकाबला करने के लिए तैयार हो सको। वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक सोल्जर है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट रियो गोकी के सामने खड़ा होता है, दोनों एक प्रैक्टिस मैच के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। कितना स्ट्रॉन्ग रियो बन चुका है चेक करने के लिए स्पीड से जाकर अटैक कर देता है। एंड टाइम पर गोकी उसको डॉज कर लेता है और अटैक करता है, लेकिन इतनी भी अटैक कर ले वह रियो के डिफेंस को नहीं तोड़ पा रहा होता है, इसीलिए एक मैजिकल अटैक को तैयार करता अटैक कर देता है जो कि फर्स्ट विंड ब्लेड अटैक होता है, लेकिन जिसको आसानी से अपने वाटर मैजिक से ब्लॉक कर लेता है और वाटर से उसको ब्लाइंडिंग करके उस पर अटैक कर देते से वह जीत चुका होता है। तो इसलिए वे लोग कहते हैं वही नहीं लगता है कि तुम्हें और भी किसी ट्रेनिंग की जरूरत है। वे कहते हैं थैंक्स फॉर योर कंसर्न और अभी वहां से निकल जाता है, जहाँ पर कि सारे लोग होते हैं काफ़ी चेयर हो रहे होते हैं। रूरी और सिया दोनों काफ़ी खुश होती हैं, लेकिन ये सब देखने के बाद वह पहचान चुका होता है कि अब इन चीज़ों से अब उसे शायद भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके पास में जो है उसको उसे अपनाना होगा और अब वह इस सब चीज़ों को अपनाने वाला है। इस तरह से सीजन चेंज होने वाला होता है और यो भी अपनी जाने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन किस तरह से ये खबर जाकर वह सिया को बचाए उसे बताइए उसे समझ नहीं आ रहा होता है। एक दिन सिया जो कि अपने धानों को लगा रही होती खेत में, लेकिन उसके पास जाकर बताता है कि वे जल्दी सेशन के एंड होने के बाद यहाँ से सबको छोड़कर चला जाएगा। हाँ वे बीच में आ पाएगा लेकिन काफ़ी टाइम बाद आ पाया करेगा, फिर जल्दी नहीं आ पाएगा। ये सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। हाँ वे इतनी ज़्यादा सैड होती है, लेकिन नेक्स्ट फिर घर आती है तो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी होती है। सिन कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या रियो ने तुमको हट किया है, लेकिन वो उसको रोकती है और कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रियो जो कि ब्लेड छोड़कर जान की बात कर रहा है, इसीलिए अपनी सिस्टर को खुश करने के लिए उसके लिए कुछ गिफ्ट बाय करके लाता है। लेकिन वह तो केवल इसी चीज पर ज्यादा ध्यान दे रही होती है आखिर वे स्ट्रॉन्ग कैसे बने, जिससे कि वह रियो की कंपनी दे सके। नेक्स्ट वह एक दिन अपनी स्वॉर्डमैनशिप की भी प्रैक्टिस कर रही होती है, सारे काम करने के बाद भी साथ साथ में। इस तरह से नेशनल फेस्टिवल होता है वह अभी आ चुका होता है, सभी लोग होते हैं साथ में अपने खुश होती है। लेकिन तब उसके पास में साया आती हुई कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वे कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट वीक चली जाती है, उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ में हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन कहता मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स हैं उनको रिपे नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मैं इस विलेज को छोड़कर जल्दी जाने वाला हूँ। तो वह कहती है मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहती हूँ, पिछले 6 महीने इसमें पूरी तरह से ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश की है जिससे कि मैं तुम्हें पीछे तरफ ना खींचूँ। वह कहती प्लीज़ वो उसको अपने साथ में लेकर चले, लेकिन वह उसको तुरंत ही माफ़ी मांगता है और कहता हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी तुम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मेरे साथ में चल सको। उसे माफ़ी मांगता है उसकी फीलिंग्स के लिए, लेकिन इस वजह से आंसू आने लगते हैं और वहीं पर रोने लगी होती है। वह कहती प्लीज वो उसके साथ में थोड़े टाइम के रुके, लेकिन तुरंत ही वहां से वो चला जाता है। लेकिन उसे पता होता है कि उस सिन भी वहीं पर झाड़ियों में है, इसलिए माफी मांगता है उसकी सिस्टर को इस तरह से रुलाने के लिए। नेक्स्ट वो उन सभी लोगों से भी विदाई लेता है और कहता अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वापस जरूर आऊँगा एक बार। नेक्स्ट जब जा रहा होता तो रास्ते में उसको मिली होती है
सिया। लेकिन थोड़ा पास्ट का दिखाया जाता है। सिया सिन के साथ में बैठी होती तो गोकी उसके पास आता और कहता क्या तुम हमेशा रियो के साथ रहना चाहती हो ना। मैं कहती ऑफ कोर्स मैं कुछ भी करूंगी इसके साथ रहने के लिए। नेक्स्ट प्रेजेंट में दिखाया जाता है सिया वह उससे कह रही होती कि गुड लक तुम्हारी जर्नी के लिए। नेक्स्ट टाइम जब तुम यहाँ पर आओगे वापस मैं अपने आप को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना लूंगी कि मैं तुम्हारे साथ में चल सकूं। बस उसको तुरंत ही सिर झुकाकर बाय कहता है और निकल पड़ता है वर्ल्ड ट्री की तरफ। यहाँ पर जब वह पहुंचता है तो लतीफ़ा तुरंत ही आकर उसको हक करती है और काफी खुश होती है। नेक्स्ट सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो एक एल्डर पूछते हैं आखिर यहाँ पर कितने टाइम के रुकने वाला है। तो वह कहता है हाँ थोड़ा बहुत टाइम पे यहाँ पर रुकने वाला, अपनी फैमिली को और इन्फॉर्मेशन निकाल चुका है वह और निकालना चाहता है। नेक्स्ट डे जब जागा होता है तो उसके पास में एक गर्ल सो रही होती है जो कि पूरी तरह से नेकेड होती है। बाकी गर्ल्स उसे जगाने आई होती है, शॉक्ड होती है, कहती है आखिर ये गर्ल कौन है और तुम ये सब उनके साथ में क्या कर रहे हो। तो वह कहता है मुझे नहीं पता आखिर ये गर्ल यहाँ पर कहाँ से आ गई। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बताती है उसे नहीं पता आखिर वह कौन है, उससे वह एक नाम दे। लेकिन वह कहता आखिर तुम यहाँ पर आई कैसे। तो वह कहती है ऑफ कोर्स वह उसके बारे में सब कुछ जानती है और वो उसके साथ में रहती है, लेकिन मुझे खुद के बारे में नाम वगैरह मुझे कुछ भी नहीं पता है। वह शॉक्ड होता है और वो उसको हरूडू बुला रही होती है, इस चीज़ से शॉक्ड होता है। गर्ल पूछती है आखिर वह तुमको हरूडू क्यों बुला रही है। तो वह कहता है रुको जरा वह एक कहानी बनाना चाहता है। लेकिन वह गर्ल टेलीपैथी द्वारा कॉन्टैक्ट करके बताती है कि उसके बारे में उसे छोटी सी छोटी चीज़ें पता है जितनी कि उसको भी नहीं पता है, इसीलिए उसे सब कुछ पता है, इसीलिए वह चाहती है उसके साथ में रहना और वह उसे एक नाम दे। नेक्स्ट एक गर्ल आती है उसके पास और कहती है आखिर वह उस गर्ल के बारे में बताएगा। लेकिन वह गर्ल अपने आप को तुरंत ही चेंज करने लगती है, उसके सामने क्लॉथ को चेंज करने लगी होती है, जिसके अपीयरेंस को देखकर वह काफी शॉक्ड होता है। अभी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है उसको, उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह ही कुछ एक झलक दिखती है, इसलिए तुरंत ही उसके नाम को वह ऐसा रख देता है। तो लतीफ़ा कहती क्या वो उसकी बिग सिस्टर बनने वाली है यहाँ पर। नेक्स्ट इस तरह सब लोग शॉक्ड होते हैं, सोचते हैं क्या हमें लेडी ड्राई के पास उसको ले जाना चाहिए। लोग आ चुके होते हैं लेडी ड्राई के पास में, जिसके बाद वह देखती है और कहती है आखिर वह अपने बारे में कुछ बताना चाहिए, किस तरह के एलिमेंट को वह कंट्रोल करना जानती है। तो वह कहती है वह सब तरह के एलिमेंट्स को कंट्रोल करना जानती है, जिस देखकर तो जिस सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड होते हैं। इसलिए एक मैच तुरंत ही करा देते हैं रियो के साथ में। रियो तुरंत ही स्पीड से पत्थर फेंकता है, अटैक के लिए तैयार होते हैं। स्पीड से जाकर अटैक कर देते हैं रियो के ऊपर, जिससे वह डॉज करके पीछे जाता है, फिर दोबारा से अटैक करती है और सेम मूव के साथ में उसको ब्लॉक कर अटैक कर रही होती है। दोनों कोई भी एक दूसरे पर हिट नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉक या डॉज कर रहे होते हैं। स्पीड से ऊपर जंप कर देता है जिससे कि वह अपनी एटलस टाइप एक अटैक को यूज कर सके टैग टीम को। लेकिन वह भी सेम करती है और ब्लॉक कर लेता है। वह भी उसको अपनी आइस में से अटैक कर देता है नीचे आने के बाद, लेकिन वह उससे डिसअपियर हो जाती है और तुरंत उसके पीछे आकर आइस से अटैक करती है। वह फायर से अटैक कर देता है तो वह सेम फायर से अटैक कर दिया, लेकिन वह दो टॉर्नेडो को समन करने लगता है। तो वह भी अपोजिट डायरेक्शन में दो टॉर्नेडो को समन करती है, जिससे कि ड्राई होती है तुरंत ही इस मैच को टाई घोषित करती है और कहती है हाँ तुम पांचों एलिमेंट को कंट्रोल करना ठीक से जानती हो, लेकिन उस सभी को मैच को और ठीक से कंट्रोल करने के लिए, अपनी पावर्स को ठीक से कंट्रोल करने के लिए तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। और वह उसको तुरंत ही अपने विलेज में वेलकम करते हैं। वह उसे थैंक्स कहती है, उसके वेलकम के लिए एक पार्टी रखी जाती है। नेक्स्ट कुछ दिन बाद वह उसको ट्रेनिंग करा रहा होता है पांचों एलिमेंट को ठीक से कंट्रोल करने के बारे में। इस तरह से एक दिन बीच जा रहे होते हैं और वहाँ पर ओल्ड मैन आता है और बताता है जैसे उन्होंने कहा था उसने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है। नेक्स्ट पे जो गर्ल्स होती हैं वे उसको छोड़ना नहीं चाहती हैं और उसके साथ में और भी टाइम रहना चाहती हैं। जैसे लतीफ़ा वह भी अपने ब्रदर के साथ में और टाइम भी रहना चाहती है। वह एक जगह जब बात ले रहा होता है तो वहाँ पर पहुँच जाती है लतीफ़ा भी और वह उसके साथ में और भी टाइम को स्पेंड करना चाहती है और वह बताती भी इसके बारे में। वह कहती लेकिन आखिर वह गर्ल थी तुमको हरूडू क्यों बुला रही थी। तो बताता है यहाँ पर रिइनकार्नेट होने से पहले पास्ट का नाम उसका हरूडू ही था। तो वह कहने लगती है वह उस बस में थी, उसमें भी वहाँ पर एक बंदा था हरूडू नाम का, उसको हमेशा अपना बिग ब्रदर के तौर पर चाहती थी। लेकिन वह कहता है तो मतलब क्या उस बस के अंदर तुम भी थी। लेकिन उसकी चुप्पी होती है, बता देती हाँ कि वह भी वहीं पर थी। वह कहती है उसको एक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्रदर मिल चुका है। तो वह कहता है कि उसको और भी कहीं बात करने को रह गई है। नेक्स्ट जब वहाँ से जाने वाला होता है सभी लोग विदाई के तौर पर उसको एक गिफ्ट देते हैं जो कि एक कंपास होता है, ओल्ड मैन का बनाया हुआ, बताता तुम कहीं भी चले जाओ इस जगह के लिए हमेशा ही वह पॉइंट करता रहेगा। लेकिन वहाँ पर एक और एल्डर होते हैं वो उसको एक ईयर पिन देते हैं और बताते हैं इससे तुम अपने हेयर्स का कलर चेंज कर सकते हो और स्पाई के तौर पर कहीं भी अपना काम कर सकते हो। नेक्स्ट वो भाई करके वहाँ से निकल जाता है ईसा के साथ में। जब जा रहा होता है तो एशिया के पूछने पर बताता है कि अब सेलिया से मिलना चाहता है, अभी कुछ काफ़ी टाइम हो गया है जिससे कि वह कम्युनिकेट भी नहीं कर पाया है। इतना दिखाता है सेलिया जो कि अभी भी हरूटो के भेजे हुए लेटर को देख रही होती है और एक बार बस अपनी लाइफ में दोबारा मिलना चाहती है रियो से। लेकिन वहाँ पर तभी वही बंदा आ जाता है चार्ल्स और कहता है अभी तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए बिकॉज आज रात हम लोग एक होने पानी है। लेकिन नेक्स्ट ये 1000 एरा चल रहा होता है और रियो होता है उसी कंट्री के अंदर भी आ चुका होता है, अपने हेयर्स का कलर चेंज करता है और पहुंच जाता है उसी स्कूल के अंदर जहाँ पर कि पहले पढ़ा करता था और अंडरग्राउंड सोती हुई जाते हुए पहुंच जाता सीलिया के उस रूम के अंदर जहाँ पर कि वह पहले उसके साथ में रहता था। उसने पहले कहा था कि वह वापस जरूर आएगा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। वह कहता कि ये सब एक इल्यूजन है। लेकिन वह तभी और भी उसकी लोकेशन चेक करने के लिए
जो ऐसा होती है वह दूसरे रूम में एक रैंडम जगह पर पहुंच जाते हैं, एक बंदा बैठा होता है, तुरंत उसको वह हिप्नोटाइज करती है और गेट से आता है रियो और उससे पूछता है कि आखिर सेलिया है, वह कहाँ पर गई है। तो बताने स्टार्ट करता है वह रॉयल पैलेस के अंदर है। वह बताता है उसकी कल मैरिज होने वाली है लॉर्ड चार्ल्स के साथ में। वे बताते हैं प्रॉक्सी एम्पायर है जिसके साथ में संबंध कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए इस मैरिज को किया जा रहा है जिससे संबंध को ठीक किया जाए। इसलिए सेलिया है जो कि चार्ल्स के साथ में मैरिज करेगी और इस वजह से जो शांति प्रस्ताव है ठीक से हो सके और इस सब को ठीक से कैरी करके रखा जा सके या फिर शांति प्रस्ताव बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट वहां से वह तुरंत ही चला जाता है उसको छोड़ने की बात और सोचता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। लास्ट टाइम उसकी विश थी कि वे एक बार सीलिया से मिले, क्या अभी हमें रॉयल पैलेस तरफ जाना चाहिए ऐसा। वह कहती है हाँ बिल्कुल, मैं उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकती हूँ अगर वे किस रूम के अंदर है। नेक्स्ट वे लोग देखते हैं बहुत सारी सिक्योरिटी होती है लेकिन आखिरकार उस रूम को ढूंढ लेती है जिसके अंदर सेलिया होती है। लेकिन सेलिया सोच रही होती है कि आज रात के बाद वह किसी और की पूर्ण तरह से प्रॉपर्टी बन जाएगी, लेकिन वह एक बार हरूटो से या फिर रियो से जरूर मिलना चाहती है बिकॉज आज के बाद वह शायद कभी नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट अचानक से खिड़की से वहाँ पर कोई आता है और वह कहते हैं चुप रहो मैं हूँ। वह देखकर शॉक रह जाती है और बताता है मैं रियो हूँ। सेलिया उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और डायरेक्ट बिना किसी सेकंड थॉट के जाकर हक कर लेती है और कहती है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और सच में वह काफ़ी टाइम लगा दी यहाँ पर आने में और तुम काफ़ी ज़्यादा ही आप टॉल यानी लंबी हो चुकी हो। वह कहता है लेकिन तुम अभी भी वैसे लिटिल और फ्लैट हो। That one there was a violation. Personally, I wouldn't have. लेकिन वो उसको मारती कह रही होती है कि आखिर तुम इतने टाइम कैसे लगा दिया और अभी भी तुम वैसी ही जैसे ही तुम सेम देखा था। लेकिन सच में काफ़ी अधिक खुश हूँ कि अब तुम पहले से काफ़ी अधिक स्ट्रांग हो चुकी हो। लेकिन वह जब उसको टी करके दे रही होती है तो लेकिन रियो पूछता है कि चार्ल्स से सच में मैरिज करना चाहती है या फिर किसी दबाव में कर रही है बिकॉज वह बंदा वह है जिसने कि कुछ साल पहले उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था, इसलिए वह इस बारे में पूछ रहा होता है कि वह किसी दबाव में आकर तो इस मैरिज को नहीं कर रही है। लेकिन वह कहती नहीं, वह चार्ल्स कैसा भी हो लेकिन वह वुमेंस के लिए काफ़ी अधिक काइंड और काफ़ी अच्छा है। लेकिन वह कहता है फिर भी मुझे लगता है, तो वह कहती है यदि तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि मैं दबाव में कर रही हूँ तो ठीक है, तो मेरे साथ ही मैरिज कर लो और मुझको यहाँ से कहीं दूर ले जाओ जहाँ पर कि मैं तुम्हारे साथ में एक शांति की चैन वाली लाइफ को जी सकूँ जहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करने को ना हो। लेकिन तभी अपनी बात को बदलती हुई कहती है मैं बस ऐसी मजाक कर रही थी, इसको सीरियस मत लो और तुम मेरी मैरिज सेरेमनी में मत आना बिकॉज ये काफ़ी एम्बेरसिंग हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए अभी तुम यहाँ से चले जाओ गार्ड्स के आने से पहले। उसको बाहर निकाल देती है और पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी होती है और रो रही होती है और सोचती है कि रियो ने अपने वादे को पूरा किया था जैसे कि उसने पहले कहा था कि वहाँ पर मिलने के लिए आएगा, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से रो भी रही होती है। नेट दिखाया था रियो को बाहर आने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे कोई तो तरीका ढूंढना होगा इस मैरिज के पीछे आखिर रीजन क्या है, ये मैरिज हो रही है। इस बात पर उसके पास जो गर्ल होती है वह कहती है इसमें वह उसकी हेल्प करेगी, लेकिन वह कहता मुझे माफ़ करना कि मैं तुम पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो रहा हूँ। तो वह कहती चिंता ना करने के लिए वह हमेशा ही उसके साथ रहेगी, यदि उसे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो जस्ट उसके पास आ जाए, वो उसकी पूरी हेल्प करेगी। नेक्स्ट चार्ल्स होता है राइस को वेलकम करता है अपने पैलेस में जहाँ पर कि वह काफ़ी खुश होता है उसे मिलने के लिए और उससे कहता है कि आज की रात वह यहीं पर रुक जाए बिकॉज उसकी मैरिज भी होने वाली है। लेकिन वह कहता है मैरिज मेरी नहीं तुम्हारी होने वाली है, इसीलिए मेरे की जरूरत भी नहीं है। अचानक से उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक स्प्रिट की महसूस होती है, इसलिए थोड़ा सा एक्सक्यूज करके उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। यह दिखाता है सेलिया जो कि पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी होती है मैरिज के लिए, जहाँ पर कि चार्ल्स उसके चेहरे पर जैसे हाथ रखता है तो वो डर जाती है। वह कहते हैं चिंता ना करने के लिए बिकॉज उसकी जो 7 वाइफ्स हैं वह उसको सब कुछ समझा देंगी आखिर आगे क्या करना है। उसकी जो फर्स्ट वाइफ होती है टेना सिन्हा, वह उससे कहती है तुम बेशक इतनी हाई पोजीशन से बेशक हो लेकिन तुम अगली और यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं हो। वह पहले से रूल बना देती है कि तुम कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी हर कमांड को मानने वाली हो, एक नौकर की तरह। और उसकी जो अपीयरेंस होती है उसका भी काफ़ी मजाक बना रही होती है, उसको अगली बुला रही होती है, लेकिन फिर भी अपने कंपोजर को बस काम रखना चाहती है, बस चेहरे पर इस्तेमाल दिखाना चाहती है। वहाँ पर एक मेड आकर बताती है प्रिंसेस क्रिस्टियानिया है जो कि आपसे मिलने के लिए आई हैं। प्रिंसेस देखती हैं किस तरह से जो बाकी वाइफ्स हैं वो सेलिया के साथ में बिहेव कर रही हैं, इसलिए उसको काफ़ी बुरा लगता है और वह कहती है कि वह थोड़ा सा अलग बात करना चाहती है सेलिया के साथ में। वह उन लोगों को अकेला छोड़कर चली जाती हैं और फिर वह दोनों जो फ्रेंड्स होती है साथ में बैठकर टी पी रही होती हैं। प्रिंसेस कहती हैं कि ये सब एक रॉयल फैमिली होने की वजह से हो रहा है कि तुमको इस मैरिज के लिए साथ फोर्स किया जा रहा है, लेकिन इसमें शायद मेरी भी काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है। बताती है तुम अकेडमी में थी तो हमेशा ही स्माइल करती थी, वहाँ पर तुम एक खुले एक फ्री बर्ड की तरह थी, लेकिन अभी लगता है कि तो एक बर्ड को एक केज के अंदर डाल दिया गया है बिकॉज तब से उसके चेहरे पर एक स्माइल नहीं आई है। लेकिन वह सच में उसकी कुछ हेल्प करना चाहती है, यदि वह कुछ ऐसा चाहती है जो वह करवाना चाहती है मेरी कैपेबिलिटीज में होगा तो मैं पूरी तरह से हेल्प करूंगी। नेट दिखाया था चार्ल्स जिसके पास में एल्फ्रेड जो कि एक जनरल होता है और जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल कह सकते हैं, वह कह रहा
चार्ल्स उसे कह रहा होता है कि वह अपनी औकात में रहे, बिकॉज चार्ल्स के हाथ में सारी मिलिट्री पावर अभी आ चुकी होती है मैरिज के टाइम पर। सीलिया जो कि बैठकर जा रही होती है उसके साथ में ही मैरिज कह लिया, जहाँ पर कि वह काफ़ी नर्वस हो रही होती है, लेकिन चार्ल्स उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है चिंता ना करने के लिए, जितनी ज़्यादा हमारी करीबियाँ बढ़ेंगी ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब ऑकवर्डनेस भी खत्म हो जाएगी। इस तरह से सारे लोग काफ़ी चीयर अप हो रहे होते हैं उनकी मैरिज के लिए, लेकिन ये सब तो चार्ल्स का ही प्लान होता है इस पूरे किंगडम को कब्जे में करने का। लेकिन यहाँ पर रियो होता है जो कि अपने स्पिट के साथ में आया होता है एल्सा के साथ में। जब वह उसके पास से गुजरते हैं तो अचानक से टेलीपैथी द्वारा एल्सा उसको कांटेक्ट करती है और उसको अपने कंप्यूटर को काम बनाकर रखने के लिए कहती है और कहती है ना करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर जाती है जहाँ पर कि वह रियो को खड़ा देखती है, वह शॉक्ड जाती है देखकर, अचानक से अपने कंप्यूटर को तोड़ देती है और आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर चार्ल्स शॉक्ड जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो चिंता ना करने के लिए कहती है और कहती है ये सब काफ़ी सारी मिक्स फीलिंग्स को ऊपर आने की वजह से है, वह काफ़ी यदि जॉय से काफ़ी खुश है, इसलिए ये सब उसकी खुशी के आंसू आए हैं। लेकिन मैं दोबारा चेक करके देखती है तो वहाँ से रियो गायब हो चुका होता है, जिसकी बाद से पूरे टाइम उसको एक भी मैसेज नहीं आया होता है, ना ही टेलीपैथी द्वारा कांटेक्ट हुआ होता है, ना ही रियो दिखा होता है। तो वह समझ जाती है उसकी न्यू लाइफ होने वाली है, जहाँ पर कि हमेशा के लिए अब एडल्ट भी बनने वाली है। अचानक से रियो होता है जो कि बहुत सारे सैनिक होते हैं उन सभी को मारता हुआ चला रहा होता है, जो भी उसके सामने आ रहा होता है सबको खत्म कर रहा होता है। एक बार में सारे सैनिक अटैक करते तो पिंड अटैक से सबको ढेर कर देता है, लेकिन जो मजिशियंस होते हैं अपनी मैजिक बुलेट से अटैक करते हैं, इसे वह डॉच कर रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है और सभी को ऊपर से जंप करके भी स्पीड से पहुंच जाता है डॉच करते हुए। यहाँ पर जो भी सोल्जर्स होते हैं अपने सारे माना को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन चार्ल्स कहता है चिंता ना करने के लिए, बिकॉज उसके पास में एक ऐसा सोल्जर है जो कि इन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है। लेकिन अचानक से स्पीड से जाकर उसके पेट में हिट होता है रियो द्वारा, वहीं ढेर हो जाता है और वह एक नाइफ निकाल के तुरंत ही सीलिया को अपने कब्जे में कर लेता है, जैसे कि वह उसे किडनैप कर रहा हो। सीलिया देखकर ये शॉक्ड रह जाती है, लेकिन वह उसे टेलीपैथी द्वारा कहता है चिंता ना करने के लिए, सब उसके प्लान का ही एक प्लान है। लेकिन तभी चार्ल्स जब इधर उधर खटपटा रहा होता है तो कहता है यदि वे इस तरह से चलता रहा तो उसकी पीठ की हड्डियां तोड़ देगा, जिस वजह से पड़े रहना। लेकिन सभी लोग तो बस ये सोच रहे होते हैं आखिर हमें अभी क्या करना चाहिए, बहुत पैनिक हो रहे होते हैं। लेकिन मैं सीलिया से पूछ रहा होता है कि लास्ट टाइम यहाँ पर उससे पूछने आया है कि सच में वह इस मैरिज के लिए अपने मन से करना चाहती है या फिर फोर्स की जा रही है, लेकिन अभी वह क्या कर सकती है। और वह कहती है हाँ वह सच में ये सब अपने दिल से कहना कर रही है और ये सब के लिए भी एक्सेप्ट कर चुकी है। लेकिन मैं इस तुमसे बस यहाँ पर एक ही बात को दोबारा से पूछना चाहूँगा कि सच में तुम इस मैरिज को अपने मन से करना चाहती हो, बिकॉज मैं अपने चाहने वाले किसी एक को पहले खो चुका हूँ, जिसके बाद मैं उसको दोबारा नहीं ला सकता हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और भी मेरा करीबी इस तरह से खत्म हो जाए। यदि तुम चाहती हो इस मैरिज को नहीं करना तो फिर मैं तुम्हारे लिए साथ दूंगा। लेकिन अभी ये सब देख रही है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज होने वाली है, इसीलिए सबको देखने के बाद वह नहीं समझ पाती आखिर उसकी फीलिंग्स क्या हैं या फिर वह करना क्यों चाहती है। लेकिन वह पूछती है आखिर वह कह दी सब नहीं करना चाहती तो फिर तुम क्या करोगे। तो वह कहता है यहाँ से अभी कभी मैं तुमको किडनैप करके ले जाऊंगा, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं होगा, बिकॉज मैंने तुमको किडनैप किया होगा तो तुम्हारी फैमिली भी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। उनका ये भी नहीं होगा कि उन्होंने मैरिज से मना कर दिया, इसलिए सब कुछ बिल्कुल सेफ रहेंगे, जिसके बाद ना कोई चिंता की बात होगी ना कुछ, केवल सब जगह पीस ही होगी जहाँ पर सभी लोग शांति से रह रहे होंगे। लेकिन इस बात के बाद भी सीलिया को चिंता हो रही होती है कि वे लोग तुमको पकड़ लेंगे तो क्या होगा। लेकिन इस बात पर रियो कहता चिंता ना करने के लिए, वह उसके जो सपना है उसको फुलफिल करेगा, वह जो चाहती है वो उसको वह देगा, उसके साथ में ही रहेगा। इस बात के लिए वह तुरंत ही इमोशनल होती है और कहती है ठीक है तो फिर तुम मुझको यहाँ से लेकर चलो। इस बात का ही तो रियो इतने टाइम से इंतजार कर रहा था कि वह ये कहे, इसीलिए कहता है ठीक है और चिल्लाकर कहता है चार्ल्स ने मेरी जो बेइज्जती की थी उस ह्यूमिलेशन का मैं बदला ले रहा हूँ। इस तरह से वह सीलिया को लेकर किडनैप करके वहाँ से भाग जाता है। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही डरे हुए होते हैं कि उसकी डॉटर को इस तरह से कोई किडनैप करके ले जा रहा है, लेकिन वह बस उनकी तरफ स्माइल कर दी थी ये दिखाने के लिए वह इस चीज़ से खुश है। लेकिन तभी एल्फर्ड कहता है उन सभी सोल्जर से उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, लेकिन वह इंचार्ज नहीं होता है आर्मी का, इसीलिए उसकी कोई नहीं सुनता है और चार्ल्स की सुनकर सीधा अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन वह अचानक से जंप करके निकल जाता है तो एल्फर्ड कहता है बेवकूफ़ कहीं के, वह तो यही चाहता था और तुम उसके चाल में फंस गए शुरू से ही। लेकिन जो भी मजिशियंस अटैक कर रहे होते हैं उन सभी को ब्लॉक करता जा रहा होता है, उन सबको खत्म कर देता है। लेकिन राइस पहचान लेता ही बंदा वही है जिसने कि उस टाइम फायर स्पिट का यूज किया था, इसलिए एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जब सारी धुंध साफ होती है तो पता चलता है कि रियो सीलिया को लेकर भाग रहा होता है। किलर चार्ल्स कहता है कि सभी लोगों से अभी के भी उसे पकड़ने के लिए भी उसको ऐसे नहीं भागने दे सकता है, लेकिन एल्फर्ड कहता है कि अभी क्या कर सकते हैं, तुम्हारे इंचार्ज था और तुम्हारे ये काम था। चार्ल्स एल्फर्ड को दोष देता है कि उसकी वजह से ये सब भागा है। तो वह कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कुछ से हाथ था, लेकिन तुम्हें ये बताओ आखिर क्या तुम्हारा कोई दुश्मन हो सकता है या तुम्हें किसी पर शक है। तो वह कहने लगता है हाँ वह बंदा वही होगा जो कि मुझको हेट करता होगा। इस बात पर एल्फर्ड कहता है मतलब तो ये पूरा किंगडम ही इस बात के लिए सस्पेक्टेड हो सकता है। लेकिन
लेकिन चार्ल्स कहता है अल्फ्रेड से कि अभी के अभी वे जाए इस पूरी एरिया को घेरे और वह सीलिया को वापस लेकर आए और उस बंदे को पकड़े। लेकिन ये सब देखने के बाद राइस समझ जाता है कि सच में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है, उसको भी शायद इसमें शामिल होना चाहिए। नेट दिखाया जाता है रियो जो कि सीलिया को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन उसकी गिरफ्रेंड आर्मी होती है उसका पीछा कर रही होती है। अभी भी वह उनसे भाग रहा होता है, लेकिन सीलिया से कहता है कि वह काफ़ी हाई स्पीड से भागने वाला है, इसीलिए उसको ठीक से पकड़ ले। और जैसे ही वह आगे तरफ जाता है एक पतली सी गली में जंप कर देता है, जहाँ पर एल्सा को वह दे देता है सीलिया के लिए और कहता है इसको लेकर यहाँ से चला जाए और वह सारी आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करेगा, आगे चल के वह उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट जैसे ही वह ऊपर तरफ भाग रहा होता है, जब सोल्जर देख लेते हैं कि वह अकेला है, सीलिया गायब है, इसलिए सबको सिग्नल देते हैं कि पूरी एरिया को एक बार में सारे सोल्जर्स मिलकर घेर लें। लेकिन रियो का यही तो प्लान होता है, ये सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। गिरफन के ऊपर से सारे सोल्जर्स होते हैं मैजिक से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे वह डॉज करता हुआ स्पीड से दूसरी तरफ भागता जा रहा होता है। लेकिन बाकी जो और भी आर्मी होती है वह भी सामने से अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वह नीचे जाता है और किक से सभी सोल्जर्स को ढेर कर रहा होता है। बाकी जो भी रेनफोर्समेंट आ रही होती है वो उसके साथ में ही फाइट के लिए तैयार होता है। लेकिन गिरफैन पर जो सोल्जर्स होते हैं वो ऊपर से अटैक करने से वह डॉज करता है, लेकिन और भी सोल्जर्स उसी मौके का देखकर अटैक करते हैं, लेकिन आसानी से ढेर करता जा रहा होता है, सबको ढेर कर देता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एंट्री होती है एल्फ्रेड की और सभी सोल्जर से वहाँ से कहता है भागने के लिए, लेकिन जिसको देखकर वह पहचान लेता है कि ये तो वही बंदा है। वह सभी सोल्जर से कहता है यहाँ से जाने के लिए वरना अपनी लाइफ को ऐसे ही खो देंगे। स्पीड से जाकर स्वार्ड से अटैक करता है, लेकिन रियो के सामने वह कहीं टिकने वाला होता है, आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है, वह उसके ऊपर एक कट भी नहीं मार पा रहा होता है लेकिन उसकी जो मार्शल आर्ट्स होती हैं वह काफ़ी अच्छी होती हैं, इसीलिए अल्फ्रेड पर काफ़ी हावी हो रहा होता है। लेकिन वह समझ जाता है उसकी जो स्वार्ड है वह मैजिक से काफ़ी ज़्यादा इंचांटेड है, जो कि उसके लिए एक हार्ड वेपन हो सकती है। वह स्पीड से अपनी स्वार्ड से अटैक करता है, लेकिन वह उसे डॉज कर लेता है। वह काउंटर अटैक करता है, लेकिन जिससे वह ब्लॉक करके दोबारा से अटैक करता है। इतने सारे अटैक के बाद भी फिर वह कहता है आखिर वह इस तरह से नाइफ को यूज क्यों कर रहा है। वह अपनी स्वार्ड के साथ में इंचांटेड मैजिक को यूज करता है, एक पावरफुल अटैक को तैयार करता है, अटैक कर देता है, जिस समय रेड लाइट हो जाती है और जो कि पूरी की पूरी एरिया को तबाह कर देता है सामने की तरफ। जिस अटैक से अल्फ्रेड समझ जाता है कि कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, लेकिन उसे ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि शायद वह अटैक तो उसको टच भी नहीं हुआ था। सारी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है आसपास के एरिया में सर्च करने के लिए। इधर सीलिया काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रही होती है रियो के बारे में, लेकिन एल्सा वह किसी और चीज़ से चिंतित होती है। रियो सामने मिल जाता है तो इसीलिए वह उस पर स्पीड से जाने लगती है हक करने के लिए, लेकिन वहीं पर वह उस ऊपर ही गिर जाती है। लेकिन वह उससे कहता है कुछ एरियाज में उसे और भी ग्रो होने की ज़रूरत है, जिसके बाद शायद वह काफ़ी अच्छी लग सकती है एज ए वूमन। लेकिन इतने रोस्ट के बाद भी उसको इस बात से ज़्यादा खुशी होती है कि रियो के साथ में यहाँ से स्केप कर चुकी है। लेकिन अचानक से काफ़ी सारी जो पावरफुल मैजिकल बीम्स होती है कि हेवन से नीचे तरफ आने लगी होती हैं, जिसको देखने के बाद एलिसा कहती है कि अभी उसके जाने का टाइम हो चुका है। उसे कुछ प्रेजेंस महसूस होती है। नेट दिखाते इधर की साइड कुछ लोग जिनके पास सेलफोन्स होती हैं, इनके सिग्नल्स ही नहीं आ रहे होते हैं। वह कहते हैं ये क्या हो रहा है अभी। अचानक से पीछे से एक बंदा आता है जो उनको पकड़ के कैरेज के अंदर डाल लेता है और वे लोग उनको किडनैप करके वहाँ से ले आने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर रियो पहुँचता है और कहता है कि किसी को नहीं जानते जिस पर ऐसी चीज़ें हों या फिर किसी ने इसे छोड़ दिया हो या फिर गिर गया हो। लेकिन वह बंदा कहता है उनका लीडर नहीं, ऐसा कुछ को वह नहीं जानते। अचानक से वहाँ पर जैपनीज में कुछ चलाने की आवाज़ें आती हैं उस कैरेज के अंदर से, तो गुस्से में आकर उन सभी लोगों को वहीं पर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद उन सभी गर्ल्स को रेस्क्यू करता है और जिसके बाद वह जाता है एक दूसरी कैरेज में, जहाँ पर कि जैसे वो उसको रेस्क्यू करता है गर्ल को, तो उसको देखकर शॉक रह जाता है। वह मियाँ होती है जिसको अपनी पास्ट के बारे में याद आने लगती है। वह सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जब बचपन में वह छोटा था तो उसके पड़ोस में मियाँ नाम की गर्ल जो कि रहा करती थी, लेकिन जब वह अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स होने की वजह से यहाँ से इस शहर को छोड़कर जा रहा था तो वादा करता उस गर्ल से जब एडल्ट हो जाएगा तो उसके साथ मैरिज करेगा। लेकिन जब हाई स्कूल में था, जब वह मियाँ के पास जा रहा था, उसके पास में टकासी नाम का एक बंदा जाता है और साथ में स्कूल जाने के लिए, लेकिन पीछे से सात्सुकी आती है और कहती कि अब उसको धोखा देने की सोच रहा है। तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं, हारुतो को वहीं बेवकूफ़ों की तरह खड़ा हुआ छोड़कर। जाके आगे जाने के बाद हाकी और मसाडा नाम के दो और उसके फ्रेंड्स मिलते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। अचानक से एक मैजिक सर्कल दिखने लगता है जहाँ पर कि ताकाहिसा और सात्सुकी दोनों लोग होते हैं एक साथ में टेलीपोर्ट अलग हो जाते हैं और बाकी जो 3 लोग बचे होते हैं मिया, हाकी, मसाडा भी अलग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और जो कि प्रेजेंट का टाइम होता है उन सबके टेलीपोर्ट होने की वजह से मिया की प्रेजेंस को एलिसा महसूस कर लेती है, इसीलिए वह कहती है रियो से जाकर उनको रेस्क्यू करने के लिए। जब यहाँ टेलीपोर्ट होकर आए होते हैं तो उनके फ़ोन्स में कोई भी सिग्नल्स नहीं होते हैं और वे शॉक्ड होती हैं गूगल मैप को भी यूज कैसे करें। अचानक से वह एक बंदा आता है जो उनको किडनैप करके वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन रियो जब वहाँ पहुँचा होता है वहाँ पर उसे काफ़ी सारा पॉइजन टाइप दिख रहा होता है, लेकिन वहाँ उसे एक सेल फोन दिखता है जो कि उसके वर्ल्ड का होता है, इसीलिए वह सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन वे लोग उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए उसको कैरेज में डाल लेते हैं किडनैप करने के लिए। जिसके बाद मियाँ को अलग अपनी तरफ ले जाने लगता है जिससे कि वो उसको अपनी वाइफ बना सके।
सके उसको अलग ले आ रहा होता है और उसको अलग कैरेज में डाल देता है। लेकिन वह जब जैपनीज बात करने की ट्राई कर रही है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए उसको वह अलग कैरेज में डाल देता है। नेक्स्ट वहीं पर पहुंच जाता है रियो और उसको कैंप से कुछ धुआं निकलता हुआ दिख रहा होता है, इसलिए वहाँ पहुंच जाता है, एक सेल फोन दिखा दे पूछता है कि यहाँ पर कोई और बंदा था जिसका ये मतलब गिर चुका है। लेकिन वे लोग कहते नहीं हम नहीं जानते वे और ना ही हमारा है। लेकिन वह उन सभी लोगों को देख लेता है कि हाँ वे सब बेकार और बैड लोग ही हैं, लेकिन उसके साथ वैसे भिड़ना नहीं चाहता है बिना किसी रीजन के। अचानक से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, बंदा उनको शांत करने लगता है, लेकिन वह आवाज़ जैपनीज लैंग्वेज में होती है, इसीलिए वह कहता है कि ये तो हेल्प के लिए है। लेकिन वह बंदा कहता है कि तुम उसकी लैंग्वेज समझ सकते हो क्या। लेकिन वह तो अपने लोगों से उस पर अटैक करने के लिए कहता है, अपनी मैजिक को अटैक यूज करता है और ब्लास्ट कर देता है। एक बंदा उसी मैजिक से अटैक करता है जिसे वह डॉज कर रहा होता है, दूसरा बंदा स्वाड से अटैक करता है, अपने किक के साथ में ढेर कर देता है, लेकिन एक और बंदे को वह किक से ढेर कर देता है। और रियो वैसे तो उनके साथ में फाइट नहीं करना चाहता और शांति से उनके साथ डील करना चाहता है, लेकिन वे लोग इस तरह से उसे घेर रहे होते हैं तो अपने नाइफ को निकाल लेता है। जैसे बंदा अटैक करता है डॉज करके उस बंदे को खत्म कर देता है, दूसरे को किक से ढेर कर देता है। लेकिन उनका एक बंदा मैजिक से अटैक कर रहा होता है, इससे वह डॉज कर लेता है और दोनों नाइफ्स उसकी हवा में चले जाते हैं। वह एकदम खुश हो जाता है, लेकिन वह अपने पंच से उसको ढेर कर देता है। वह तो बस डिस्ट्रैक्शन के लिए थे और एक नाइफ से उसको ढेर कर देता है। लेकिन उनका लीडर होता है अपनी पैंट को गीली कर लेता डर की वजह से। लेकिन वह अपनी फायर मैच को यूज करती हुई कहता आखिर बताओ वह गर्ल्स हैं तो कहाँ से लेकर आए वो कहाँ पर है। उन दोनों को आज़ाद करा देता है, लेकिन उनमें से जो हकी कहती है कि एक गर्ल है वह उधर उस गैरेज के अंदर है, तो वहाँ पर भी जाता है, अपनी मैजिक बीव्स का यूज़ करता है, वह पूरी तरह से उस लॉक को डिसमेंटल कर देता है। जिसके बाद जब वह दरवाज़ा खोलता है तो मिया को देखकर शॉक्ड रह चुका होता है प्रेजेंट में, आखिर वह यहाँ पर इस वर्ल्ड में कर क्या रही है। इस तरह से कुछ मिनट बाद वे लोग सभी साथ में जा रहे होते, जहाँ पर कि रियो उन सभी से कहता है कि सनसेट से पहले हमको यहाँ से पहुँचना होगा। लेकिन इस सब इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखकर तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। रियो कहता है मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जहाँ पर कि मिया सामने आती है और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है, उसका नाम मिया है। लेकिन वो उससे पूछती है तो वह बताता है उसका नाम हारुटो है, इसी नाम से वह जाना जाता है। लेकिन ये बात सुनने के बाद हाकी और फिर गुस्से में आने लगते हैं, लेकिन मिया उसको रोक देती है उसके भड़ास को निकालने से पहले, बिकॉज उसका वह ब्रदर है, वह ये मानती है। लेकिन यहाँ पर मसाड़ा पूछता है कि उसका कोई फैमिली नेम भी है, लेकिन वह कहता नहीं, उसकी एक सिस्टर थी हाकी। लेकिन इस तरह से अभी जो कन्वर्सेशन होती है हाकी खत्म होती है और वह कहता अभी मेरे साथ में आने के लिए, बिकॉज अभी जो सनसेट होने वाला है। आगे की हम डिस्कशन आगे करेंगे। नेक्स्ट वे लोग जब साथ में जा रहे होते हैं तो एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ नहीं होता रुकने लायक। अपने मैजिक को यूज करता अर्थ मैजिक, जिससे कि एक बहुत बड़ा काफ़ी अच्छा ठीक ठाक घर बना लेता है, जहाँ पर कि एलिसा भी आ जाती है सीलिया के साथ में। जैसी वह जाती है रियो के पास, उसे पूछती क्या वह ठीक है, चिंतित होती है। लेकिन वह उन सभी का इंट्रोडक्शन कराता है उसके सामने, लेकिन वो उनकी लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं समझ पा रही होती है वे क्या कह रहे हैं। लेकिन एलिसा जाती है और वो उन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर के तौर पर वर्क करती है और कहती है अभी के लिए जब तक नहीं समझ तक मैं तुम्हारी एक ट्रांसलेटर हूँ। और वैसे रियो इसलिए दोनों तरह की लैंग्वेज को जानता है, इसीलिए वह भी इन लैंग्वेज को समझ पा रही है, क्योंकि हर स्किल को उसकी वह कॉपी कर चुकी है। नेक्स्ट वे लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर मसाडा और रियो दोनों लोग मिलकर डिनर को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि वह कहता है तुम लोग एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हो। वह कहता है सच में काफ़ी खुश हूँ कि तुम्हारे द्वारा हमको रेस्क्यू कर लिया गया, वरना हम लोगों को पता नहीं क्या होता। वहाँ पर तभी सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन जब वह स्पोर्ट ड्रेस में सीलिया को देखता है तो शॉक दे जाता है। वह बताती है वह एक वेडिंग ड्रेस में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी और सब ठीक भी नहीं था, इसीलिए मिया ने अपने क्लॉथ्स उसको अभी के लिए दे दिए हैं। नेक्स्ट में सब लोग बैठ जाते हैं एक साथ में और पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर आ कैसे गए, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वह कहती है हमें भी नहीं पता, लेकिन यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता है क्या। लेकिन रियो के पास में भी इसका कोई जवाब नहीं होता और कहता है मैं नहीं कुछ बता सकता, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन इस सभी के बारे में जो सीलिया होती है बताना एंड एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। इस वर्ल्ड के अंदर 6 मैजिकल पिलर्स हैं जो कि गॉड ऑफ वाइज द्वारा बताए गए हैं। उन सभी 6 पिलर्स द्वारा जो कि 6 स्टोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन सभी 6 स्टोन्स द्वारा 6 हीरोज को समन किया जाता है, जो कि सभी ही मिलकर इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे और पावरफुल 6 हीरोज होंगे। लेकिन रियो कहता है लेकिन ये लोग हीरोज नहीं है ना, हीरोज के तौर पर समन किए गए हैं। इस बात पर सीलिया भी कहती है हाँ तुम्हारी बात ठीक है। लेकिन मिया बताती है कि हमसे पहले तकाशी और सात्सुकी 2 लोग भी और भी समन किए गए थे, लेकिन मुझे चिंता है कि शायद वह किसी तरह के खतरे में हो सकते हैं, उनको भी हमें बचाना होगा। लेकिन अभी काफ़ी कुछ हो चुका होता है, लेकिन एलिसा को एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ रहा होता है, इसीलिए वह सीधी जाती है रियो के पास में और कहती है मैं इस और नहीं सह सकती, इसीलिए मेरे साथ में चलो हम बेड पर चलते हैं। और वह अब काफ़ी दिन मैजिक अपना यूज कर चुकी हुई थी बैटल के दौरान, इसीलिए वहीं पर उसके ऊपर ही कोलैप्स होने लगती है। लेकिन इस बात पर सीलिया कहती है आखिर सबका मतलब क्या है कि बेड पर जाने के लिए, तो वह कहती है उसके साथ में भी हमेशा सोती है। लेकिन सीलिया कहती है कि उसने तो उसके साथ में भी नहीं सोया, नहीं कुछ किया, आखिर उसके साथ कैसे स्लीप कर सकता है। इस
बात के लिए सब लोग शॉक्ड जाते हैं और मियाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा ही ये कन्वर्सेशन ऑकवर्ड लग रही होती है, इसीलिए कहती है कि वह टेबल को ठीक करती सभी चीज़ों को लेकर जाते हैं। इसमें दोनों लोग होते हैं, वह भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर कि वह कहता है सभी लोगों से उनके रूम दिखाते हुए, जहाँ पर कि ऊपर तरफ जाने के बाद सीलिया को भी उसका ऊपर रूम दिखा देता है और अभी अपने रूम के अंदर आ चुका होता है, शांति से बैठकर सोच रहा होता है, बिकॉज अभी वह हरूटो बन चुका है, लेकिन पास्ट की मेमोरीज को अब फिर से दोबारा से सब बाहर आने लगी होती हैं। लेकिन वह कहता है पूरी तरह से बदल चुका है, अभी वह रियो है ना कि हरूटो। नॉक होता है जहाँ पर कि सीलिया होती है और कहते हैं उससे कुछ बात करना चाहती है। दोनों लोग बैठ जाते हैं टेबल पर, पूछती है कि वह एलिसा के बारे में जानना चाहती है, इसके सारे पास्ट के बारे में जानना चाहती है। तो वह कहता है ठीक है मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। बताता है कि मेरे अंदर जो मेमोरीज है एक दूसरे वर्ल्ड के व्यक्ति की, हरूटो नाम की व्यक्ति की भी है। मैं सेम वर्ल्ड से आया हूँ जिस वर्ल्ड से कि वे सभी लोग आए हैं। इस बात पर कहती है तो मतलब पहली बार हम मिले थे तो उस टाइम तुम काफ़ी मेच्योर लग रहे थे, मैं एक बच्चे के तौर पर भी। वह कहता ऑफ कोर्स भाई पहली बार था जब मैंने यहाँ के वर्ल्ड को पहली बार जागा था। ने दिखाया था सीन चार्ल्स का जहाँ पर राइज होता है जो कि उसका मजाक बना रहा होता है कि उसकी फियोंसी को कोई और किडनैप करके ले आ चुका है, कि भाई यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं है, वे क्या ही कर रहा है। वह कहता है इस तरह से मजाक बनाना बंद करो, अभी मुझे बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं पता चला, ना उनके बारे में कोई बिल्कुल भी लीड मिली है कि आखिर भी लोग कहाँ गए हैं। इस तरह से वह उसको किडनैप करके ले गया, मेरा प्लान इस तरह से सब कुछ खत्म हो रहा है। अभी जो 6 हीरोज के टाइम है वह भी अब आने लगे हैं इस तरह से, यानी जो गॉड्स के भी जो हीरोज हैं वह भी यहाँ पर आने लगे हैं, जिसके जो किंग है वही इसके इंचार्ज लेने लगे हैं। इस बात पर राज कहता है तो क्यों ना हमको भी उनको अपना कंपेनियन बना लेना चाहिए, जिसके साथ में जो स्टोन मैजिकल स्टोन की बात है वह भी उसको हम देख सकते हैं जिसके पीछे किंग है, खुद ही इस मैटर को संभालना चाहते हैं। लेकिन ये सीन चेंज होकर दिखाया जाता है किंगडम ऑफ मेल्ट्रम का, जहाँ पर की यानी फ्लोरा का किंगडम, जहाँ पर की एक हीरोज पहले से आ चुका होता है समन होगा, जिसके लिए जो बाकी लोग होते हैं प्रिंसेस वगैरह सभी लोग उसको काफी अच्छा खाना वगैरह खिला रहे होते हैं और किंग कहते हैं कि हम लोग अपने किंगडम के अंदर आपका स्वागत करते हैं एज ए हीरो। लेकिन सभी लोगों को देखकर वह शॉक्ड होता है, सोच रहा होता है कि सच में कितनी ज़्यादा हैप्पी लाइफ उसको मिल चुकी है। वह थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में सोचता है, वह इस तरह से एक बेड पर पड़ा हुआ था और वह इन सारी अंडरवर्ल्ड की स्टोरीज के बारे में स्क्रॉल कर रहा था। अचानक से वह टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया, जहाँ पर कि एक सैनिक आकर बताता है और जिसके बाद में प्रिंसेस फिलोरा को भी पता चलता है, तो वह भी जाकर उससे मिलती है, जहाँ पर पूछती है क्या वह हीरो है जो कि 6 वाइज गॉड द्वारा बताया गया था समन किए जाने वाला, क्या भाई वह हीरो है। इस चीज़ के बारे में समझ नहीं पाता आखिर वह क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके हाथ में एक स्वाड होती है। वह सोचता है अभी के लिए इस लाइफ को एंजॉय करने का एक ही तरीका है, इसलिए अपने आप को फेक हीरो के तौर पर इंट्रोड्यूस कर देता है कि भाई वह हीरो है जिसको समन किया गया है। लेकिन अभी के टाइम पर प्रेजेंट में वह काफ़ी ज़्यादा ही उन लोगों के ऊपर झाड़ रहा होता है और कहता है कि आखिर वह अपने वर्ल्ड में किस तरह से वापस जाएगा और वह अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहता है। लेकिन इस चीज़ के लिए प्रिंसेस फ्लोरा माफ़ी मांग रही होती हैं। इधर दिखाया जाता है रियो का सीन, जहाँ पर कि वह उस तरह के जो ईयरपिन्स होते हैं वो उन गर्ल्स को दे देता है, जिससे कि वह भी अपने हेयर्स का कलर यहाँ के लोग की तरह ही बदल ले और वह आराम से सिटी के अंदर भी घूम सकते हैं। इस तरह से वे लोग एक गिल्ड में आते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारी शॉपिंग्स करती हैं गर्ल्स और जो भी खरीदना होता है खरीद लेती हैं। पूरे दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उनको कोई भी खबर नहीं मिलती होती है ताकि हिसाकी और सात्सुकी, जिसके बाद वे वापस आ चुके होते हैं। लेकिन जहाँ पर कि हाकी वह काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही होती है उनके बारे में और वह कहती है कि जल्द से जल्द हमको उनको ढूंढना होगा, मैं नहीं चाहती कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। लेकिन इस बात पर रियो कहता उससे पहले तुम लोगों को यहाँ की लैंग्वेज को सीखना होगा, जिसके लिए स्प्रिट एलिसा है, वह शायद उनकी कुछ हेल्प भी कर सकती है। लेकिन इधर अलीसा को तो भूख लगी होती हो री के साथ में बैठ बजाने के लिए नेट दिखाया जाता है, वे सभी लोग होती जाने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पर कि रियो कहता है उन सबसे यहीं पर रुकने के लिए हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं स्प्रिट विलेज में, जहाँ पर कि सब लोग तैयार होते हैं। लेकिन वे एक हाथ सामने कर रहा था, जिससे उसके हाथ में एक स्प्रिट स्टोन आ जाता है, जिसको यूज करके वह टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है स्प्रिट विलेज, यानी वह आ जाता है बल्ट्री, जहाँ पर कि लतीफा होती है उसको तुरंत देखकर खुश हो जाती है और जाकर हक कर लेती है ब्रदर के का, जहाँ पर कि और भी 3 गर्ल्स होती हैं जो कि उसको देखती हैं, उसे वेलकम करती हैं। जिसके बाद वह कहता है कि वह एल्डर से अभी के भी इमरजेंसी में बात करना चाहता है। इस बात के लिए तुरंत ही वह गर्ल होती है, कहते हैं ठीक है, और वहाँ से चली जाती है उनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। नेट सभी लोग मिलकर वहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि रियो बताना स्टार्ट करता है उन सभी लोगों के लिए कि 6 वाइज गॉड्स के जो पिलर्स हैं, मैजिकल पिलर जो कि हीरोज को समन करते हैं, वह सच है। और बताता है वह एक स्पेस टाइप टेलीपोर्टेशन मैजिक है जो कि टेलीपोर्ट करके दूसरी वर्ल्ड से हीरोज को यहाँ पर समन करता है। इस बात पर भी लोग कहते हैं आखिर तुम इतनी ज़्यादा इसके बारे में कंफर्म, इतनी ज़्यादा श्योर क्यों हो। तो बताता है को 3 हीरोज को समन किया गया दूसरी वर्ल्ड से, उनको मुझको वो पहले से ही मिल चुके हैं जो कि मेरे फ्रेंड्स कह सकते हो। वह कहते हैं क्या सच में, तो मतलब क्या वह तीनों हीरोज हैं। वह कहता है नहीं, उन तीनों में से एक भी हीरो बनने के लायक नहीं है, सब कुछ यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं है। एल्डर्स पूछते हैं क्या मतलब तुम उनकी लैंग्वेज को समझ सकते हो। तो वह कहता है हाँ, उनकी लैंग्वेज को समझ सकता है। और वह कहता है ठीक है चलो मैं बता ही देता हूँ, जिसको मैं रिवील करना नहीं चाहता था। बता
बताता है वह भी पिछली लाइफ में उसी वर्ल्ड में रहता था, लेकिन अभी वह इस वर्ल्ड में आ चुका है, इसीलिए उनकी लैंग्वेज को समझ सकता है और वह भी उसके फ्रेंड ही थे पहले की लाइफ में। इसीलिए वह चाहता है कि वह तीनों लोग यहाँ पर इस विलेज में रहे कुछ मंथ के लिए, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ तब तक वे सेफ रहेंगे। मैं और को भी ढूंढना चाहता हूँ जो समन होकर यहाँ पर आए हैं। वे एल्डर्स भी कह देते हैं ठीक है, लेकिन इस विलेज का सीक्रेट को सीक्रेट रखा जाए। वे कहते हैं ठीक है, वह कल सुबह यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट नाइट वहीं पर रुका होता है, लतीफ़ा से बात करता है, माफ़ी मांगता है उनके सीक्रेट को या फिर उसके सीक्रेट को रिवील करने के लिए। वह कहते हैं कोई ना, लेकिन क्या हमें अपनी जो फुल सीक्रेट है उसको बताना होगा। तो वह कहता है नहीं, इस सब को मैं छुपा कर रखना चाहता हूँ। वैसे ही वह एल्डर्स मेरी बात को नहीं समझते अगर मैं नहीं बताता सच तो। फिर वह कहता है वैसे यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर मेरी सिस्टर भी आ चुकी है, इसीलिए तुम मेरे जो हरुडो की पहचान है उसको तुम छुपा के रखना, मेरी पास्ट की लाइफ की पहचान को छुपा कर रखना। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के भी सामने वह मेरी पहचान आए। और वैसे भी अभी मैं यहाँ पर एक रियो के तौर पर ही बनकर रहना चाहता हूँ। दिखाता है नेक्स्ट डे वे सभी लोग तैयार होते हैं जहाँ पर रियो जा रहा होता है और लतीफ़ा से कहता है वह जल्द वापस आएगा, लेकिन वह तो अभी से उसको मिस करने लगी होती है। लेकिन वह अभी वहाँ से तुरंत निकल जाता है, सभी लोग बस बाय करते रहते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाया था बेल्ट्रम का, जहाँ पे कि किंग प्रिंसेस होते हैं जो कि बैठे होते हैं और जो कि लाइसलैड के साथ में बात कर रही होती हैं और कहते हैं हमारा जो मैजिकल स्टोन है गॉड को रिप्रेजेंट करता है, उसने एक हीरो को समन किया है, जिसके लिए वे एक सेरेमनी द्वारा इसको सभी के सामने लाना चाहते हैं। इसीलिए इस संदेश के लिए वह एम्बेसडर के पास में पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी लाइस लॉर्ड होती है तुरंत ही मान जाती है। वह कहते हैं ठीक है, लेकिन वह उससे पहले जानना चाहते हैं उन सभी हीरोज का फैमिली नेम क्या है। वह ये जानना चाहते हैं कि वे सारे हीरोज हैं वह सेम ही वर्ल्ड से आए हैं क्या। लेकिन नेक्स्ट इधर पहुंच जाते हैं उस हीरो के पास में, जैसे दरवाजा खोलते तो पता चलता है वह हीरो कोई और नहीं बल्कि सात्सुकी होती है। इधर दिखाता है राइस जिसने की कुछ अपनी बेल टेंट की कुछ आर्मी बनाई होती है, जिससे ऑर्डर देकर बताता है जिसके पास में सबसे ज़्यादा माना मालूम पड़ रहा है उन सबको पकड़ के लेकर आओ। इधर दिखाया जाता है सेलिया जो कि मसाड़ा को कुछ इस वर्ल्ड की लैंग्वेज सिखाने की ट्राई कर रही होती है, उसके सर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा रही होती है। इधर दिखाता है मिया और हाकी दोनों लोग ही मिलकर कुछ खाना बना रहे होते हैं, जहाँ पर कि वह कहती है कि रियो पता नहीं किस टाइम आएगा, लेकिन हाकी कहती है कि आखिर उस सब का मतलब क्या है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वह कहती है ऑफकोर्स वह काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, वह काफ़ी काइंड है, उसने हमको बचाया है, अपना पूरा बैठ दे रहा है जिससे कि हम अपने बल में वापस लौट सकें, इसीलिए मैं उसके बारे में चिंता कर रही हूँ। लेकिन वह कहती है हाँ क्या ही फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे हो सकती हो। वह कहती है सब ऐसा नहीं है, बल्कि मैं हाँ उसको इसी तरह से भी पसंद करती हूँ कि उसका नाम हरुडो भी है, इसी वजह से भी। लेकिन इस बात सर हाकी गुस्से में आती है और कहती है हरुडो उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है, हरुडो रियो के सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं है, एक यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं है। वह सोचती है कुछ गुस्से में आ गई इसलिए बाहर आकर बैठ जाती है, लेकिन दूर से उसे दिखता है कि बाहर की साइड से कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो कि तरफ ही आ रहे हैं, इसीलिए वह तुरंत ही देख लेती है। लेकिन तो यहाँ पर कुछ वेल्टेंट्स होते हैं आने लगती हैं, लेकिन वहाँ पर पहुंच जाती है मियाँ भी, लेकिन वे दोनों कह रहे हैं चलो हमें अंदर वापस चलना चाहिए। लेकिन वे वेल्टेंट्स होते हैं कि बैरियर को तोड़कर अंदर तरफ आने लगते हैं। कुछ करने से पहले एलिसा जाकर अटैक कर दी थी, इस पर दूर जाकर गिरता है। ये सब जो ब्लास्ट आवाज़ वगैरह होती हैं अंदर मसाडो को भी सुनाई देती है, लेकिन सीलिया वहीं पर उसे अंदर रुकने के लिए कहती है। बाहर की तरफ दिखाई जाती है अटैक के बाद भी वह वेल्टेंट होता है दोबारा से खड़ा होने लगता है, लेकिन वह उन दोनों गर्ल से कहती है अंदर तरफ जाने के लिए, बिकॉज उसने रियो से वादा किया होता है कि उन सभी लोगों को वह सेव करके रखेगी, इसलिए उन सभी के ऊपर अटैक करना फिर से अटैक कर देती है जो इस तरफ आ रहा होता है, सबको ब्लास्ट कर रही होती है। लेकिन जिस अटैक के जैसे काफ़ी पावरफुल अटैक होने के बाद भी वे लोग दोबारा उठ रहे होते हैं। जैसे ही वह दोबारा से अटैक करने को आता है बंदा, उससे पहले बीच में आ जाता है रियो और उसको नॉकआउट कर देता है। उन सभी से कहता है वह अंदर तरफ जाने के लिए सब वह देख लेगा, लेकिन देखता है वह मॉन्स्टर होता है दोबारा से खड़ा होने लगता है, इसीलिए वह कहता है अलीसा से कि उनका लीडर को वह देख लेगा, लेकिन बाकी सबको वह कहती है वह देख लेगी। तो फिर लेकिन वह लीडर का नाम ही लेता है, उसका लीडर होता है वहाँ से भागकर जाने लगता है, तो स्पीड से उसके सामने पहुंच जाता है। जैसे ही वह अटैक करने को होता है उससे वह डॉज कर लेता है और भी एक अटैक के साथ उसे ढेर कर देता है। जब वो उसे खत्म करने जा रहा होता है तो सोचता है कि अब उसकी लैंग्वेज समझ सकता है, लेकिन वह कुछ वर्ड्स कहता है जिसके साथ वह इनसे डिसअपियर हो जाता है। लेकिन उससे वहाँ पर एक मैजिक स्टोन मिलता है, लेकिन जहाँ पर कि एलिसा भी आ जाती दो स्टोन्स को लेकर उन सबको खत्म करने के बाद वह सोचने लगता है कि आखिर उसने जो लास्ट वर्ड्स कहे थे उसका मतलब क्या था। इधर दिखाया था सारे वेल्टेंट्स होते हैं, इन्होंने काफ़ी सारे एडवेंचर्स को पकड़ लिया होता है, यहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं। उसका लास्ट जो ये ग्रुप होता नहीं आया होता, मतलब वे सारे मारे जा चुके हैं, जिससे उसका प्लान थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन उसके पास और भी कंपेनियंस मिल चुके होते हैं। नेक्स्ट दिखाया था लतीफ़ा जो कि जब बैठी होती है सोच रही थी कि उसको अपना भी सीक्रेट है वो सभी गर्ल्स के सामने जो कि आई दूसरे वर्ल्ड उनके सामने रिवील कर देना चाहिए, जिससे कि शायद वे रियो के लिए थोड़ी सी और भी यूजफुल और इंपॉर्टेंट बन सकती है। इधर दिखाया था वे सभी लोग वापस आ चुके होते हैं, यहाँ पर लतीफ़ा होती है उन सभी के लिए तुरंत ही ग्रीट करती है और वेलकम करती है। लेकिन सारी जो भी फॉर गर्ल्स होती हैं वह तुरंत ही एलिसा को ग्रीट करती हैं गॉडेस की तरह। वह कहती है मियाँ कहती है कि सब क्या भाई गॉडेस है, तो वह कहता है नहीं
जो सारे लोग होते हैं वे सभी बड़ी स्पिरिट्स को एक गॉड की तरह ही पूजते हैं। लेकिन तभी सीलिया जाकर लतीफा से अपनी बार इंट्रोडक्शन देती है, उससे बात करती है। लेकिन इस चीज के लिए वह भी तुरंत खुश होती है और काफी हैप्पीली इंट्रोडक्शन देती है। तीनों लोग देखकर शॉक्ड जाते हैं कि लतीफा वह जापानीज बोलना जानती है। तो बताना स्टार्ट करती है कि हाँ उसको पास्ट वर्ल्ड की अपनी सारी मेमोरीज याद है, इसी वजह से यहाँ पर वे जापानीज को जानती है। यहाँ पर उसके टीचर जो कि उसको परफेक्शन कराने के लिए हर तरह से तैयार है। ये देखकर रियो शॉक्ड जाता है कि आखिर उसने सारे सीक्रेट को रिवील कर दिया। वह कहती है मैंने अपने एल्डर्स को और सारी जो भी गर्ल्स हैं उन सभी को अपने सीक्रेट के बारे में बता दिया, मैं तुम्हारे लिए और भी यूजफुल बनना चाहती हूँ। अब वह भी क्या कर सकता है, वह भी खुश होता है। इस तरह सभी लोगों को स्वागत होता है और एक पूरी पार्टी रखी गई होती है। यहाँ पर एल्डर्स आकर जब सभी लोगों को देखती हैं तो कहते हैं जो सारे ह्यूमंस हैं वो लगभग उसको सेम ही दिख रहे हैं। इस बात पर बाकी एल्डर लेडी होती हैं, वह कहती हैं इस तरह से अपनी थोपड़े को थोड़ा दूर रखे उन लोगों से, अपनी इन्वेस्टिगेशन यहाँ ना करे। सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन मसाड़ा कहते हैं ये डिश तो वह कहती है ऑफकोर्स ही मैंने बनाई, जो कि अपनी जापानीज स्टाइल में है। इधर दिखाया था नेक्स्ट रियो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तो सीलिया उसके पास जाती है और कहती है तुम सच में कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो उन लोगों को वापस उनके घर भेजने के लिए। नेक्स्ट वे लोग बैठ जाते हैं एक जगह पर, यहाँ पर सीलिया कहती है तुम अपना पूरा बैठ दे रही हो जिससे कि उन लोगों को अपने घर भेज सको, लेकिन मैं बस एक यूजलेस ही हूँ जो कि तुम्हारे रास्ते में बस आती हूँ और कुछ नहीं। इस बात पर कहता नहीं तुम पूरी तरह से यूजलेस नहीं हो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता था और जिससे की बात देख लो हमारे जो पेरेंट्स हैं मैं उनको भी अपना लेटर एक लेटर भेज सकता हूँ अब। और वैसे भी जो हीरो जो उनको ढूंढने का भी काम स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं उन सबको भी ढूंढना चाहता हूँ, इसीलिए हम लोग अभी साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट सभी गर्ल्स होती हैं उनको बाय करने के लिए तैयार होती हैं। मियाँ ने कुछ बनाया होता है खाना और जो कि कहती है कि रास्ते में खा सकता है, जो कि उसके लिए काफी अच्छा फील करेगा अपने वर्ल्ड जैसा। वे लोग वहां से चले जाते हैं, सब लोग बस प्रे कर रहे होते हैं। नेट दिखाया था लाइफ लॉर्ड का जो कि आई होती है फ्लोरा के यहाँ, यानी जहाँ पर जो हीरो है हिरासाकी, जिससे इन्वाइट करने आई होती है अपने किंगडम में, जो कि किंग ने एक पार्टी रखी होती है वहां पर की। लेकिन वह तो उसकी ब्यूटी में खो गया होता है, सोच रहा होता है क्या कभी उसको मौका मिलेगा उसके पास जाने के लिए, उसके करीब जाने के लिए। लेकिन वह कहता है ठीक है वो उसके साथ आने के लिए तैयार है। इधर दिखाया था सीलिया की होम, जहाँ पर कि 3 लोग पहुंच चुके होते हैं, छुप कर गए होते हैं। जहाँ पर सीलिया बताती है एक सीक्रेट पैसेज है जो कि उस फाउंटेन के नीचे से जाता है, लेकिन जहाँ पर काफी सारे गार्ड्स हैं उनकी प्रेजेंट को महसूस कर लेंगे, उन्हें पकड़े जा सकते हैं। इसलिए अपने स्पिरिट मैजिक को यूज करने के लिए तैयार होता है, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जो गार्ड्स होते हैं बुशी में जाकर चेक करते हैं, यहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वे तुरंत ही जाकर उस सीक्रेट दरवाजे को खोल देते हैं, इसके अंदर से चले जाते हैं। लेकिन जैसे वे अंदर जाते हैं उसकी प्रेजेंस होती है वह सीलिया के फादर को पता चल जाती है। लेकिन जिस बात पर रियो कहता हमारी प्रेजेंस पहले से डिटेक्ट हो चुकी है, वह भी नीचे जाकर चेक करने को जाते हैं। लेकिन जहां पर सीलिया पहले से एक लेटर को रखकर जा चुकी होती है अपनी फादर की आवाज़ सुनकर, जैसे ही वे दोबारा वापस आते हैं जहाँ पर उन्हें एक लेटर मिलता है और जिसकी डॉटर होती है वहाँ से जा चुकी होती है और वह उस पर अपोलोलाइज कर रही होती है कि इस तरह से वह इस सेरेमनी से या फिर मैरिज से भाग चुकी है। उसके लिए वह तुरंत ही भागते जाता है और गार्ड्स को आवाज़ देता है, लेकिन सीलिया वहाँ से जा चुकी होती है। इसीलिए वह सोचता है नेक्स्ट टाइम पे शायद उससे मिल पाएगा। वह पूछता है कि वह अपनी फादर से मिलना चाहती है, तो वह कहती नहीं, वो उनसे दूर रहना अभी के लिए ज़्यादा पसंद करेगी। और वह थैंक्स कहती है उसके लेटर को उनके पेरेंट तक पहुंचाने के लिए। वह भी कहता है ठीक है, फैमिली रीयूनाइट होने के लिए। उसका वादा उसने पूरा किया होता है लेटर पहुंचाने का। इधर नेक्स्ट वे लोग सिटी में घूम रहे होते हैं। जब आगे तरफ बतू चला जाता है तो उसे महसूस होता है अरे एलिसा वह कहाँ गायब हो गई। वापस जाकर देखता है तो वह कुछ स्वीट्स को खा रही होती है। वह उसको पे करने के लिए तुरंत पैसे निकालता है, लेकिन बताती है उसने उसके प्लेट से उठाई होती है। यहाँ पर शॉप ओनर होता है, वह भी बताता है हाँ बिल्कुल उस डम ने पहले से इसके लिए पे कर दिया है और बताता है वैसे एक सेरेमनी होने वाली है जो कि हीरोज के वेलकम के लिए होने वाली है, इसीलिए सब कुछ ही एकदम सेटल कर दिया गया है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए काफी क्राउडी भी है। इधर दिखाया था हिरासाकी यानी जो हीरो होता है यूजलेस हीरो बैठा होता है, जहाँ पर की फ्लोरा बात कर रही होती है और बताती है ये पास के विलेज के ऊपर एक ड्रैगन अटैक कर रहा है, जहाँ पर उन सभी को इवैक्यूएट किया जाएगा, इसीलिए सभी के लिए सेफली निकाला जा रहा है। इसीलिए वह हीरो पूछता है कि उस सबका मतलब क्या है, करने की क्या प्लानिंग कर रही है। तो वो बताती है कि वह अपने किंगडम में वापस जा रही है। इस बात पर हिरासाकी कहता है ठीक है, तो वह भी उसके साथ में चलेगा। लेकिन डूक कहता है कि यूजलेस अलावा कुछ भी नहीं है। वह कहता है लेकिन फिर भी वह जाकर प्रिंसेस को साथ में प्रोटेक्ट करेगा, अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वह भी क्या करे, वह ठीक ही है। नेक्स्ट वे लोग जब जा रहे होते हैं पूरी की पूरी एक आर्मी के साथ में ही, जहाँ पर की एरिया जो कि इन सबको देख रही होती है लीड के तौर पर, अचानक से काफी सारी मॉन्स्टर्स आने लगे होती हैं, तो सभी से कहती है अलर्ट होने के लिए। वह कहता है कि क्या हुआ, तो पहले से डिफेंसिव्स होते हैं उस बैगन के उसको एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। जहाँ पर हिरासाकी कहता है कि क्या हुआ, तो एलिसा बताती है हजारों मॉन्स्टर्स हैं जो कि आसपास में सब लोगों को घेर लिया है, पता नहीं ये कहाँ से अचानक से आ गए हैं। लेकिन अचानक से सारे मॉन्स्टर्स होते हैं स्टोन से अटैक करने लगे होते हैं, जिसके साथ में ही हिरासाकी लगभग अपने पेंट को गीली करने वाला होता है। लेकिन ये बैरियर को बनाकर एलिसा होते सभी लोग को प्रोटेक्ट करने लगी होती है। जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं इन सबको देखने लगे होते हैं, सामने से भी सैकड़ों हजारों मॉन्स्टर्स होते हैं आने लगे होते हैं। इसलिए एलिसा कहते हैं सबसे रुकने के लिए यहीं पर, और वह सामने जाकर अपनी फायर मैजिक से अटैक कर देती है, जिसके साथ में उन सभी को खत्म करने के लिए अपनी स्पीड से जाने लगती है। जहाँ पर की मरिया बची होती है जो कि
की सभी मेट से कहती है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, और क्लोई से कहती है पीछे तरफ रहने के लिए, और अपने आप को वह इनहांस करती है पूरी बॉडी को मैजिक से, स्पीड से जाने लगती है अटैक करने के लिए। लेकिन राइस ये सब ऊपर से देख रहा होता है और वह पहले से ही मरिया की जो भी वीक पॉइंट्स होते हैं उनको वह देख पा रहा होता है। इधर हिरासाकी वह सोच रहा होता है कि यह सब चल क्या रहा है। अचानक से ऊपर से एक अटैक होता है तो वह एकदम डर जाते हैं। वह अपनी स्वाड को समन करता है और बाहर तरफ जाने लगता है उस गर्ल को लेकर। लेकिन अभी लाइसलॉर्ड और फ्लोरा के लिए कोई भी मौका नहीं बचा होता, इसीलिए वे लोग वापस बाहर की तरफ आ जाते हैं, एक सील को बना देती है और वे यूजलेस हीरो के पास नहीं पहुंच जाती है। वह यूजलेस है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। वह कहता है सच में मेरा कितना ज़्यादा मूड खराब हो रहा है ये सब देखने के बाद। वह एक हीरो और फिर भी इतने ज़्यादा यूजलेस, इतने ज़्यादा पावरलेस क्यों है। प्रिंसेस तभी जाती हैं और एक सोल्जर पास में होता है, उसको भी हील करने लगी होती है। पहले सोल्जर को देखने के बाद ही वहाँ पर आ जाती है एरिसा और बचाकर सारी सिचुएशन होती है बैटल की बताने लगी होती है। लेकिन राइस ने ये सब जो अटैक्स किए होते हैं बस एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किए होते हैं। उसका प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा होता है। अचानक से वहाँ पर एक मिनीटॉर बड़ा सा आ जाता है अटैक करने के, जिसे देखकर बस शॉक रह जाती है, जो कि पहले एक डिवाइन और डीमंस की फाइट के दौरान ही अपीयर हुए थे। अचानक दूसरी तरफ से एक मिनीटॉर भी आ जाता है। एरिसा देखती है कि वह पूरी तरह से फंस चुकी है, लेकिन वहाँ से डॉज कर लेती है। वह कैरेज पर अटैक करके दूसरी तरफ फेंक देता है और प्रिंसेस फ्लोरा को पकड़ने जा रहा होता है। लाइसलॉर्ड जाकर उसको डॉज करके उसको बचा लेती है अपने साथ में। जैसे वह अटैक के साथ उसको खत्म करने वाला होता है, स्वॉर्ड फेंकता है, लेकिन ऊपर से रियो आकर उसको वहीं पर खत्म कर देते एक स्वॉर्ड के अटैक के साथ में ही। लेकिन जिसे देखकर वह पहचान जाती है तो सेम वैसा ही सीन लग रहा है जैसे कि पहले रियो ने उसको बचाया था एक बार। जैसे दूसरा मिनीटॉर अटैक करने को आ रहा होता है उसको ब्लॉक करता है और एक मेजर अटैक के साथ में उसको दूर फेंक देता है। जिसके बाद अचानक से धुंध में से एक मिनीटॉर निकल के आता है तो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। पीछे जाकर उसको एक छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है। सारे सोल्जर्स उसको विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही होती हैं। सभी प्रिंसेस और सभी लोग डूक और मतलब सभी लोग आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद फ्लोरा सोचने लगती है आखिर क्या उसे वह जानती है। सभी लोग आकर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं तो वह भी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है, उसका नाम हरूटो है। ये देखकर शौक दी जाती है और फ्लोरा पूछती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। तो वह कहता है नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। वह एक एडवेंचरर है और एक ट्रैवलर है जो कि इस तरह से बस ट्रैवल करता है। वह कहता है मिलकर काफ़ी खुशी हुई। अपने बारे में आकर हिरासाकी इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वह एक हीरो है। वह जान जाता है कि वह जैपनीज भी जानता है। वह भी कहता है मुझे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। वह कहते हैं तो हमारी आर्मी काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए खुद को भी उसके साथ में ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन वह कहता नहीं, मैं अभी आपकी जो कैरेज है उसको फिक्स कर देता हूँ। बता सोचने लगता है पास्ट के बारे में, किस तरह से उसने देखा था जब ट्रैवल कर रहा था तो उन लोगों को दिक्कत में देख ली, इसीलिए हेल्प की। इसलिए उसके अब कैरेज को सॉल्व कर देता है। तो जहाँ पर मरिया आती है और जो उसको कुछ ड्रिंक्स देती है ड्रिंक करने के लिए। नेक्स्ट जो एक स्वाड पड़ी होती है, डूक कहता है कि उस स्वाड को हम सामने से कैसे हटाएंगे। हिरासाकी को मौका मिल जाता है सो ऑफ करने का, इसलिए जाता है, कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो। उठाकर स्वाड को फेंक देता और बस वह स्माइल करके दिखा रहा होता है जैसे उसने कितना बड़ा काम कर दिया है रियो के लिए। नहीं दिखाया जाता है लतीफ़ा जो कि सभी लोगों को सिखा रही होती है अपनी स्पिरिट की लैंग्वेज को, और जिसके बाद सभी लोग स्पिरिट मैजिक यूज करना सिखा रहे होते हैं। हकी जो कि पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने में फेल रह रही होती है, इसीलिए वहाँ पे चली जाती है थोड़ा सा वॉक लेने के लिए। सोचने लगती है पास्ट के बारे में, जहाँ पर कि वह अपने ब्रदर हरूटो और मिया के साथ में बैठकर खेला करती थी, लेकिन जिसके बाद उनके फ्रेंड्स का डाइवोर्स होने की वजह से भी सब कुछ अलग हो गया। ये सब सोच में जा ही रही होती है, लेकिन तभी लतीफ़ा देखती है हाकी को एक जगह अकेला खड़े हुए, तो उससे कहती है कि यहाँ पर अकेले क्या कर रही है। वो उसको साथ में घर चलने के लिए कहती है और वो घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि गर्ल्स बात करने लगती हैं आखिर वे पहली बार किस तरह से मिले थे रियो के लिए। जहाँ पर कि बताती वे एक एक्सीडेंटली वहाँ पर मिली थी, लेकिन रात में उसने कई बार देखा है कि वह मियाँ मियाँ चिल्लाता है। इस बात को सुनने बाद हाकी और मियाँ दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड रह जाते हैं। उनकी जो साइलेंस होता है उसको और भी गर्ल्स होती है महसूस कर लेती हैं। इधर दिखाया जाता है निडोल किंग का, जो कि एक प्लानिंग बना रहा होता है अटैक करने के बारे में, जहाँ पर किया आता है लॉइस और बताता है उसके पास एक प्लान है। फिर वहाँ एक बंदा होता है लुइस, वो पूछता है कि उसके पास में किस तरह का प्लान है, जरा हमें भी तो बताओ। तो वह कहता है वह प्रिंसेस फ्लोरा को किडनैप करना चाहता है, जिसके बाद ही हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। नेट दिखाया था रियो जो कि सभी लोगों के साथ में पूरी तरह से प्रिंसेस फ्लोरा को उसके किंगडम में लेकर आ गए होते हैं। जहाँ पर कैरी जाने के बाद एरिया होती है जो कि उससे कहती है कि चलो मैं तुमको आसपास में घुमा देती हूँ। वापस वह आया होता है सीलिया के पास में और एलिस के पास, और कहता अभी हम इसी किंगडम में कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने वाले पर रुकने वाले हैं। लेकिन वह कहती है हम लोगों की आइडेंटिटी इस तरह से सामने भी आ सकती है, थोड़ा सतर्क रहना होगा। वह कहता है यहाँ पर भी हीरो मिल चुका है उसे एक, तो इसीलिए उसके साथ भी थोड़ी सी आगे जानना चाहता है उसके बारे में। वह कहते लेकिन अपने गार्ड को डाउन ना करे। नेट दिखाता है फ्लोरा कह रही होती है डूक से आखिर हीरो ने हमको सेव क्यों नहीं किया था उन मिनीट्योर से। तो डूक कहता है वह अभी न्यू आया, उसके पास में एक्सपीरियंस की काफ़ी कमी है, वह अभी भी यूज
यूजलेस के अलावा ही है और कुछ नहीं। इस तरह से बैटल में उसको भेजना भी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसलिए जो भी सोल्जर्स हैं और नाइट्स उनके साथ में प्रैक्टिस कर रहा है और डुअल के दौरान ही अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकता है। इधर दिखाया था 2 यूजलेस लूजर्स के बारे में जो कि एक होटल के अंदर आए होते हैं जहाँ पर कि वह VIP रूम मांग रहे होते हैं जो कि पहले से ही फुल होते हैं, इसीलिए वह कहता है कि माफ़ करना सर, लेकिन दोनों लोग कहते हैं भाई रूम तो खाली भी किए जा सकते हैं, उन जो गेस्ट हैं उनको दफा करो वहाँ से। नेट दिखाया जाता है एलिसा और रियो सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर वे लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बंदा कहता है कि सर माफ़ करना इस तरह डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन एल्फोन बताता है कि वह ड्यूक कोकोनट का नाइट है, इसीलिए वो उसको जानते होगा ना, और इस रूम को अंदर हम थोड़ा डिनर करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए तुम इसको खाली कर दो। वह कहता है ठीक है माफ़ करना सर, ये कहकर रियो उनको पहचान लेता है, ये तो वही लोग जो उसको पहले बुली किया करते थे, इसलिए जाने लगता है, लेकिन एल्फोन उसको रोकने लगता है और कहता है ठीक है मेरा मूड बदल गया, हम लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे, लेकिन वह कहता नहीं, मैं इस चीज़ के लिए मना कर देता है। लेकिन वह कहता है तुम जानती हो मुझे कौन हो, मेरी पोजीशन को नहीं जानती हो क्या, इस तरह से धमकाने लगता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता रियो पर। वह उसकी बात को सुनकर तुरंत उस पर अटैक करने को, उस पर डॉज करके वहीं पर उसको नॉकआउट कर देता है। दूसरा बंदा अटैक करने को जाता है, उसे भी डॉज करता है, दोनों को भी नॉकआउट कर देता है। इधर दिखाया जाता है सीन लाइफ लॉर्ड का जो कि डोक के साथ में बात कर रही होती है और कहती मेरा जो ओपिनियन था रियो को अपना एलाय बनाने का, जो कि तुम्हें दिख ही रहा है कि किस तरह से अब जा रहा है। डोक कहता मुझे माफ करना, मैं एल्फोन उन दोनों की पनिशमेंट देने वाला हूँ अच्छे से, जो कि मैंने वादा किया। नेक्स्ट आ जाता है, एल्फोन को अपनी केबिन में बुलाता है, उन दोनों को घूरते हुए कहता तुम दोनों की यूजलेस जो लाइफ है ना पर रियो से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तुम लोगों की लाइफ उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुमको एक मौका देता हूँ, ये लो मिशन हाई लेवल जो पार्टी है उसके साथ में तुम जंगल में जाओ, इन्वेस्टिगेशन में काम करो, तुम इसमें फेल रहे तो अपना चेहरा भी मत दिखाना दोबारा। एल्फोन इस चीज़ के लिए तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उससे पहले वह कहता है कि रियो से उसे माफ़ी मांगनी होगी। नेक्स्ट रियो को बुलाया गया होता है जिससे एल्फोन उससे माफ़ी मांग सके। वह आया होता है उन सभी गर्ल्स के साथ में और लाइफ लॉर्ड से मिलने के लिए। लाइफ लॉर्ड कहती है उसे माफ़ी मांगती है उस सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट वहाँ पर बुलाया जाता है एल्फोन के लिए भी, दोनों लोग ही वहाँ पर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अभी भी वह गुस्से में दिख रहा होता है रियो के ऊपर। सब लोग मिलकर साथ में खाना खा रही होती है, इसमें रियो पूछता है कि हीरो के बारे में सुना था मैंने, दूसरा हीरो आखिर वह कौन है, तो लाइफ लॉर्ड बताती है वह एक दूसरी गर्ल है। ये बात सुनकर हीरो तो काफ़ी खुश होता है, वह बताती है उसका नाम सात्सुकी है। वह तुरंत ही खुश हो जाता है, ये तो वही है जिसको वह ढूंढ रहा था, उनमें से आखिरकार एक फ्रेंड तो मिल ही चुकी है मिकी जिसको वह ढूंढने आया था। फिर बताती है तीसरा हीरो है वह भी जल्दी आने वाला है, तो सभी लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। वह भी काफ़ी खुश होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिखाया जाता है हमें जंगल के अंदर जहाँ पर कि एल्फोन आया होता है हाई लेवल पार्टी के साथ में, जो कि सभी लोग इन्वेस्टिगेशन कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी वह रियो के ऊपर काफ़ी गुस्से में होता है, अपने आप को साबित करना चाहता है कि वह सबसे बेहतर है। इधर दिखाया था लीडर कहता है सभी लोगों से प्रिपेयर होने के लिए, बिकॉज सामने से कुछ एनिमी या मॉन्स्टर दिख रहा है। सामने पता चलता लुइस जो उनके सामने खड़ा होता है और लोग समझ जाते हैं कि भाई उनका एनिमी है। इसी के साथ में ये पार्टी पर हम एंड करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। अच्छा सपोर्ट दिखाओ, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर भी आएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।